सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी के एलएलबी के 3 ईयर कोर्स में कवर हो रहा हो या 5 ईयर कोर्स में कवर हो रहा हो। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबकी हालत इक्वली ख़राब होती है। द रीज़न इज़ बिकॉज इसमें तीन चीज़ें पता नहीं चलती। नंबर वन, रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने थे और वो कितने आ सकते हैं। नंबर टू इज़ कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना लंबा लिखना है, उसमें कंटेंट क्या क्या रहना चाहिए। लोग जनरली पूरा बेराक लिखने बैठ जाते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती है कि कहाँ क्या नहीं लिखना है, ये तो पता ही नहीं होता। एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि हमारा सीपीसी। सो बिना किसी वक्त की बर्बादी के शुरू करते हैं। क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर में? हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। 13-15 मार्क्स, जिनको 15 मार्क्स है उनका 15 मार्क्स, जिनका 13 मार्क्स है उनको 13 मार्क्स, जो आंसर इन ब्रीफ आता है। उसके मेजर क्वेश्चंस जिसमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस लास्ट 7-8 साल के, एंड जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे विथ दी नंबर ऑफ पेजेस टू बी फिल्ड फॉर एवरी आंसर। कहाँ क्या प्लग इन आंसर आप लिख सकते हो, क्या कनेक्टिंग आंसर लिख सकते हो, और इसी के साथ में शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आ सकता है ये भी करेंगे। अब समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुई नहीं है और फिर तुम बोलोगे वैभव तुमने बताया नहीं। बिना किसी बर्बादी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं वही रेफ़र करूँगा क्योंकि इतना परम ज्ञानी में हूँ नहीं, ना ही अंतर्यामी होंगे सब कुछ एकदम से आता रहे। मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्टलिस्ट करे हैं। और अब ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो अगेन यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ कमर्सियन। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, या तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, ईमेल आईडी दिया है। रीच आउट टू अस एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। सो ऑब्वियसली उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एनीवे, सो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन। ये आता ही आता है, 6 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो 13 मार्क्स 15 मार्क्स जो भी आएगा। सो रेफरेंस रिव्यू एंड रिविजन में सबसे पहले रेफरेंस किसे कहते हैं? सो देखो यहाँ पे रेफरेंस का मतलब बहुत सिंपल है। रेफरेंस का मतलब होता है जब लोअर कोर्ट जो होती है या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, जब वो किसी पर्टिकुलर एक मैटर में हाई कोर्ट का, हायर कोर्ट का ओपिनियन जब सीख करे, यानी कि व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट सीक्स द ओपिनियन ऑफ हायर कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसको हम कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, बेसिक रेफरेंस। तो यानी कि भाई हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी, जो भी हायर कोर्ट होती है वो देखती है, चेक करती है भाई क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एड्रेस करेगी। अब ये किया क्यों जाता है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल है, टू अवॉइड एनी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड प्रिवेंट एनी जुडिशियल एरर। तो भाई जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट किसी भी टाइप का जुडिशियल एरर पोटेंशियली कर सकती है उस मैटर में, इसीलिए तो कहा है हायर कोर्ट को रेफर करने के लिए, और कोई मिस इंटरप्रिटेशन उससे न हो जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए रेफरेंस के लिए जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट जनरली हायर कोर्ट को कहती है कि प्लीज ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, प्लीज हमें असिस्ट करिए। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में एमिकस क्यूरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महानुभावों ने मुझे कहा था कि एमिकस क्यूरी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। एमिकस क्यूरी इज फ्रेंड ऑफ कोर्ट। वो सर्टन मैटर्स में एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, उसको यहाँ पे प्लीज वो डॉट्स कनेक्ट मत करो, गलत डॉट्स है, गलत जगह गलत बातें करते हो, इसके लिए सिंगल हो। अब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो, कोई भी जुडिशियल एरर नहीं हो जाए, उसके लिए यहां पर इस तरीके का रेफरेंस मांगा जाता है। अब रेफरेंस बेसिकली कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें दो चीज है। नंबर एक होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, या नंबर टू सुओ मोटो बाय कोर्ट इटसेल्फ। बहुत सिंपल, दो केसेस में। कैसे? एप्लीकेशन ऑफ पार्टी यानी पार्टी खुद एप्लीकेशन कर दे, नंबर टू सुओ मोटो, कोर्ट खुद सुओ मोटो में चली जाती है। और रेफरेंस को मेनली यूज किया जाता है व्हेन द वैलिडिटी ऑफ अ लीगल प्रोविजन इज इन डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कब रेफरेंस का प्रोविजन यूज करते हैं? जब लीगल प्रोविजन की वैलिडिटी अपने आप क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, चार चीजें करी। पहली चीज तो रेफरेंस क्या होता है भाई, जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट का ओपिनियन मांगती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ठीक है, तब। सेकंड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि भाई किसी भी तरीके का कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो या कोई भी जुडिशियल एरर सबऑर्डिनेट कोर्ट ना कर दे। एंड
अब रेफरेंस कब किया जाता है? दो चीज़ों में कर सकते हैं। नंबर एक, एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, एंड नंबर टू, सुओ मोटो, जब कोर्ट खुद रेफरेंस मांगे। तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे करी, चौथी चीज़ जो हमने यहाँ पे करी, कब यूज किया जाता है रेफरेंस को? जब लीगल प्रोविजन अपने आप में ही डाउटफुल हो, यानी लीगल प्रोविजन की वैलिडिटी खुद डाउटफुल हो जाए, यहां पे मांगा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरेंस मांग कौन सकता है? बोले वैभव भाई अभी खुद बोला, खुद ऐसा बात करते हो क्या? पहले सिर्फ और सिर्फ वो कोर्ट रेफरेंस मांग सकती है जो खुद सिविल जुडिकेचर के नेचर में हो, यानी कि ओनली अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर कैन मेक अ रेफरेंस। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स रेफरेंस नहीं मांग सकते हैं, रेफरेंस नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या? ये कहां पे था? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, रमाकांत बिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। लिख लेना कहीं पे, नहीं तो हमारे कोर्ट से नोट से लो, उसमें दिया हुआ है, वहां पे ये कोटेड है। तो कौन रेफरेंस कर सकता है? हु कैन मेक अ रेफरेंस? ओनली अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर कैन मेक रेफरेंस, ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट मेक अ रेफरेंस। हु कैन मेक अ रेफरेंस की बात है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस भाई दो चीज़ों में होते हैं, दो टाइप के, दो नेचर होता है रेफरेंस के। एक होता है मैंडेटरी, जहाँ पे कुछ केसेस में जो होता है रेफरेंस लेना, रेफरेंस करना बहुत मैंडेटरी है। एंड सेकंड डिस्क्रिशनरी, भाई ऑप्शन है, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत करो। तो ये दो है, एक है मैंडेटरी और एक है डिस्क्रिशनरी। ऑप्शनल मत लिखना, ऑप्शनल सिर्फ तब लिखना जब आपको कंफ्यूजन हो, जब आपको मैंडेटरी शब्द या डिस्क्रिशनरी शब्द याद नहीं आ रहा है और ग्रेजुएट्स हो रहे हो या हो चुके हो, तो डिस्क्रिशनरी अगर याद नहीं है तो चलो भर पानी थोड़ा सा नाम का, ठीक है। आगे, तो क्या नेचर है रेफरेंस का? मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो जाती है जहां पे रेफरेंस किया जा सकता है, वेर ए रेफरेंस कैन बी मेड? तो सबॉर्डिनेट कोर्ट कब रेफरेंस कर सकती है? देखो, सबॉर्डिनेट कोर्ट में मेक अ रेफरेंस when number one, a question arises regarding the validity of what? जब किसी चीज की एक वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी चीजों की? किसी एक्ट की, किसी ऑर्डिनेंस की, किसी रेगुलेशन की, किसी रूल की या किसी ऑर्डर की। किन पांच चीजों पे क्वेश्चन हो, उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाए, तब रेफरेंस कर सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल या ऑर्डर, ठीक है। सेकंड, कोर्ट जब ऐसे ओपिनियन की है कि भाई अल्ट्रा वायर हो रहा है, तब रेफरेंस किया जा सकता है। पहले हमने क्या करा? जब किसी भी चीज की वैलिडिटी पर क्वेश्चन आ जाए, किन चीजों की? पांच चीजों की, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल या ऑर्डर। सेकंड, कब मांगा जा सकता है, कब किया जा सकता है रेफरेंस? व्हेन कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी सच लॉ इज अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर का मतलब क्या होता है? अब सीख लो। अल्ट्रा वायर जो लेजिस्लेटिव पावर्स के बियॉन्ड है, जो प्रिस्क्राइब पावर्स के बियॉन्ड है, यानी कि अपनी हद और हैसियत से ज़्यादा बाहर कोई चला जाए, तब उसे कहा जाता है अल्ट्रा वायर। जब लेजिस्लेटिव पावर उसके बियॉन्ड चली जाए, उसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। ऑल राइट, सो जब अल्ट्रा वायर हो रहा हो तब। तीसरा, when the issue had not already been decided, मतलब क्या? the issue had not already been decided by whom? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, to which it is subordinate। किससे सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। तो यानी ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई इशू जहां पे अब तक डिसीजन नहीं लिया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना तो हाई कोर्ट के द्वारा। और चौथा, द कोर्ट कंसिडर्स इट नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस टू सीक हाई कोर्ट्स ओपिनियन। देखो, हमने पहले ही बोला था, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि केस के डिस्पोजल के लिए भाई हाई कोर्ट का, यहाँ पे हायर कोर्ट का जो है रेफरेंस जरूरी है, तो वहां पे वो करेगी। जब वैलिडिटी ऑफ व्हाट? एक्ट, ऑर्डर, रेगुलेशन, रूल या किसी भी टाइप के ऑर्डिनेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए उसकी वैलिडिटी पे, तब रेफरेंस किया जा सकता है। जब अल्ट्रा वायर हो रहा हो तब हम ये कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। और चौथा, जब भाई किसी इशू पे डिसीजन लिया ही नहीं गया, किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू। वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब तक कोई डाउट नहीं होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, और अगर है तो रिवाइंड करो, फिर से सुन लो। हमने रेफरेंस करा, रेफरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई मिसइंटरप्रिटेशन नहीं हो, कोई जुडिशियल एरर नहीं हो, एप्लीकेशन ऑफ पार्टी पे किया जा सकता है या सुओ मोटो से कर सकते हैं। कौन रेफरेंस करता है? ओनली अ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। ट्रिब्यूनल्स रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रेफरेंस क्या है? मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी जहां जरूरत है ही, मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। एंड सेकंड डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। सिचुएशंस कब कर सकते हैं? जब वैलिडिटी क्वेश्चन में आ जाए, किसकी? एक्ट की, ऑर्डिनेंस की, किसी रूल्स की, रेगुलेशंस की
या किसी ऑर्डर की, और जब कोर्ट को लगे कहीं अल्ट्रा वायर हो रहा है या फिर कोई इशू है जिस पर डिसीजन नहीं लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू, और जहाँ पे उसको लगता है सबऑर्डिनेट को कोर्ट को कि भाई यहाँ तो डिस्पोजल करना है केस का, नेसेसरी है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कुछ टाइप के डाउट्स जब होंगे ना तब यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा, तब यहाँ पे ऐसा है कि रेफरेंस लेना चाहिए। किस टाइप के डाउट्स होते हैं जहाँ पे रेफरेंस करना पड़ेगा? अब भी हमने करा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जहाँ पे मैंडेटरी है वैलिडिटी ऑफ लॉ ही क्वेश्चन में, वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन ही क्वेश्चन में। सेकंड, अगर के रेफरेंस लेना है कोर्ट को लगता है ज़रूरी है तो, या तो फिर जो कोर्ट है इट में रेफर सुओ मोटो, सिंपल। लेकिन अब मैंडेटरी रेफरेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं ये भी देख लेते हैं। तो मैंडेटरी रेफरेंस तब हो जाता है, कंपलसरी रेफरेंस तब होती है तीन चीज़ में, ठीक है? क्या है वो तीन चीज़ें? द डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस, तब मैंडेटरी है। मतलब केस के डिस्पोजल के लिए अब ये नेसेसिटी हो गई है कि रेफरेंस लिया जाए, तब मैंडेटरी रेफरेंस करना पड़ेगा। जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट को लग रहा है कि अल्ट्रा वायर हो रहा है, देखो अल्ट्रा वायर है तो क्या हो रहा है भाई, आप एक्ट एंड स्टैट्यूट्स को वायलेट कर रहे हो, तब तो रेफरेंस करना ही पड़ेगा। ये हम वो केसेस कर रहे हैं जहाँ पे, वो सिचुएशंस कर रहे हैं जहाँ पे मैंडेटरी रेफरेंस है। पहला, जब कोर्ट को लगता है कि केस के डिस्पोजल में नेसेसिटी है। सेकंड, जब अल्ट्रा वायर हो रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को लग रहा है अल्ट्रा वायर हो रहा है, तब करेगी। थर्ड, जब प्रोविजन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड, प्रोविजन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड व्हाट, इनवैलिड, बाय हुम, सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ठीक है? तो जब ऐसा कोई प्रोविजन आता है जिसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए दे देंगे। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे और रेफरेंस मांगा जा सकता है? भाई कोई सूट है, कोई अपील है, कोई एग्जीक्यूशन है, कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है और वो पेंडिंग पड़ी है, तब रेफरेंस मांगेंगे। फिर नो अपील शुड लाई अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर, मतलब नो अपील शुड बी लाइंग अगेंस्ट एनी डिक्री और ऑर्डर, तब कंडीशंस हैं ये फॉर सीकिंग व्हाट, रेफरेंस। क्वेश्चन मस्ट अराइज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब क्या, प्रोसीडिंग की पेंडेंसी जब चल रही है तब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया किसी लॉ में, कोई इशू में, तब रेफरेंस मांग सकते हैं। एंड द कोर्ट मस्ट बी एंटरटेनिंग द सूट एट दैट टाइम। ऑब्वियसली भाई जब कोर्ट वैसा रिस्पेक्टिव सूट एंटरटेन ही नहीं कर रहे तो रेफरेंस मांगेगा कैसे, ठीक है? एक तरीके से समझ लो लोकस स्टैंडर्ड क्या है ना, ठीक है? तो किन किन कंडीशंस में हम रेफरेंस मांग सकते हैं, कर सकते हैं? सूट, अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, जब वो पेंडिंग हो, कोई अपील नहीं होना चाहिए, नो अपील शुड लाई अगेंस्ट द डिक्री और ऑर्डर, क्वेश्चन मस्ट अराइज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, एंड फोर्थ, द कोर्ट मस्ट बी एंटरटेनिंग द सूट एट दैट टाइम। वेरी सिंपल। अब इतनी चीज हो गई। अब हम आते हैं पावर ऑफ रेफरिंग कोर्ट, मतलब क्या क्या है पावर्स? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में डू व्हाट, स्टे द प्रोसीडिंग। रेफरिंग कोर्ट मतलब जो रेफरेंस मांग रही है क्या करेगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट जब तक रेफरेंस आ रहा है क्या करेगी, प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी या पास कंटेंजेंट ऑर्डर पास करेगी। और जब हाई कोर्ट का ओपिनियन आ जाता है तब क्या करेगी, डिस्पोज कर देगी उस केस को अकॉर्डिंगली जैसा रेफरेंस मिला उसके बेसिस पे। तो क्या है पावर ऑफ रेफरिंग कोर्ट? पहला, या तो जब तक मैटर रेफर हो रहा है प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो या कंटेंजेंट ऑर्डर पास कर दो। जैसे ही आ गया हाई कोर्ट से हमको डायरेक्शन आ गया, मतलब रेफरेंस आ गया, तब क्या करो, केस को अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है? नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन दैट इज रेफर्ड? ऑलराइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच इज रेफर्ड? ऐसा रेफरेंस जब होता है तो उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले रियल एंड एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाइपोथेटिकल नहीं चलेगा, रियल एंड एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है? एआई जनरेटेड नहीं, ठीक है? सेकंड, हाइपोथेटिकल और फ्यूचर क्वेश्चंस कैन नॉट बी रेफर्ड, नहीं कर सकते हो। ये इसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, बनारसी यादव वर्सेस कृष्णचंद्र, ठीक है? तो रियल एंड एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर और ड्यूटी क्या है हाई कोर्ट की, ये भी दिया हुआ है। तो क्या है पावर्स एंड ड्यूटीज? पहले, हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही है ना आपको, रेफरेंस प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही है, तो कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन है उसका। तो वो क्या कर सकती है, रेफरेंस मांगा है, आप रेफर करो सर मैटर, बताओ हमको, तो क्या कर सकती है? या तो उसको आंसर कर सकती है, या तो नंबर 2 नए लीगल एस्पेक्ट को कंसिडर कर सकती है,
कहीं अगर नए लीगल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको भी कंसिडर कर सकती है, ये भी उसके पास, हाई कोर्ट के पास पावर है। और यहाँ पे क्या करना है उसे, सिंपल है, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट था, एस के रॉय वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो क्या करेगी, रेफरेंस के लिए जब बोला गया तो रेफर्ड क्वेश्चन को आंसर करेगी, नए लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेगी, अगर वैसे अराइज होते हैं तो क्या करेगी, हाँ नहीं करना आंसर, सॉरी, इट में रिफ्यूज ऑल्सो एंड इट में क्वॉश द रेफरेंस, तो नहीं चाहिए, ये रेफरेंस के श्रेणी में नहीं है, क्वॉश कर दो उसको, खत्म कर दो उसको, ठीक है। आफ्टर आंसरिंग द केस इज रिटर्न टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर डिस्पोजल, वेरी सिंपल, ये रेफरेंस का आंसर था। अब हम आते हैं आगे रिव्यू पे। अब आप बोलोगे यार वैभव भाई इतना बड़ा है ये तो, रेफरेंस में ही इतना टाइम लग गया। देखो मेरा काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स देना, मैंने रेलेवेंट पॉइंटर्स दिए, कुछ इररेलेवेंट नहीं दिए। आपको लगता है कि ठीक है इसमें से कट शॉर्ट करना है, शौक से बी माई गेस्ट, इसको आप कट शॉर्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। देखो आंसर आपको लिखना है, मेरा काम है आपको बताना कि आप क्या क्या लिख सकते हो, ऑलराइट, कि कहीं आपके पास कोई शॉर्ट फॉल नहीं हो जाए। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको कम लिखना है आप कम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू पे। अब रिव्यू क्या है, रिव्यू का मतलब होता है कोई रिकंसिडरेशन ऑफ अ जजमेंट और डिग्री बाय द सेम कोर्ट। रिव्यू एप्लीकेशन डालते हैं ना कि भाई आपने जजमेंट दिया है, ऑर्डर दिया, इसको प्लीज रिव्यू करिए, हमारे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब इसको कहते हैं हम रिव्यू। तो इट इज व्हाट, इट इज अ रिकंसिडरेशन ऑफ अ जजमेंट और अ डिग्री बाय हुम, बाय द सेम कोर्ट, उसको रिव्यू कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, अब भी जैसे बताया, एरर्स को करेक्ट करना, अगर कोई पोटेंशियल एरर्स है, कुछ दिखते हैं उसमें, तो उसको करेक्ट करना। टू डू व्हाट, क्यों एरर्स करेक्ट करना है, ताकि जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हो, सो देयर इज नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, सो टू करेक्ट एनी एरर्स, सॉरी, टू करेक्ट एनी एरर्स एंड टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ये दो पर्पसेस है रिव्यू के। अब इसके जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, दैट इज ऑब्वियसली देयर, राइट टू अप्लाई फॉर रिव्यू आता है 114 में, एंड 47 ऑर्डर 47 में क्या है, प्रोसीजर फॉर रिव्यू है। अब पहली बात, रिव्यू के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, देखो जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, डिक्री या ऑर्डर पास होता है तो जो भी इंपैक्टेड पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकती है। एंड रिव्यू लाइज बिफोर द सेम कोर्ट दैट पास द डिक्री, सिंपल। कौन कर सकता है, भाई जो भी एग्रीव पार्टी जिसके फेवर में नहीं आया है, जिसके अगेंस्ट में आया है डिक्री या ऑर्डर, ठीक है, तो वो कर सकती है। एंड एनी पार्टी हु इज एग्रीव बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके। अब रिव्यू मेंटेनेबल कैसे है, कब मेंटेनेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोंधड़ करायचा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू कब मेंटेनेबल है, जब डिक्री या ऑर्डर अपीलेबल हो बट अपील के लिए गए नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या अपीलेबल है, उस ऑर्डर को, उस डिक्री को हम अपील में जा सकते हैं, फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं, या अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं, या एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं, एससी में, लेकिन अपील अब तक हमने फाइल करी नहीं है, अभी तक हमने अपील प्रेफर नहीं किया, तब हम उसको रिव्यू में डाल सकते हैं। आपने अपील कर दी और फिर आप यहाँ रिव्यू के लिए डाल रहे हो, नहीं चलेगा ना, ऑलरेडी अपील में गया। तो पहले ऐसा कोई डिक्री ऑर्डर अपीलेबल है लेकिन अपील प्रेफर नहीं किया गया है। सेकेंड, नो अपील लाइज अंडर लॉ, मतलब क्या यार, अब इसके लिए अपील ही नहीं बची है, इसके लिए अपील कर ही नहीं सकते, रिव्यू ही कर सकते हैं, तब रिव्यू के लिए डालेंगे, ठीक है। अपेक्स कोर्ट में भी है ना, अपील कहाँ, अब कहाँ अपील करेंगे, तो अपेक्स कोर्ट में क्या, रिव्यू करो। एंड थर्ड, व्हेन डिसीजन इज पास्ड बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, क्या, तीन कंडीशन, पहले जब अपीलेबल है, अपील प्रेफर नहीं किया गया है, सेकंड जब अपील हो ही नहीं सकती है, सिर्फ रिव्यू हो सकता है, एंड थर्ड जब डिसीजन किसने पास करा है, स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, यानी स्मॉल कॉज कोर्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने जब पास किया तब उसका रिव्यू नहीं होता, तब अपील में जाओ भाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपील की है तो इफेक्ट क्या है उसका रिव्यू पे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अपील ऑन रिव्यू, रिव्यू इज मेंटेनेबल इफ अपील वॉज डिसमिस्ड एज टाइम बार्ड और इनकॉम्पिटेंट। मतलब क्या, अपील की है आपने, सब किया, लेकिन रिव्यू मेंटेनेबल है कब, जब अपील वॉज डिसमिस्ड एज टाइम बार्ड और इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, मतलब टाइम से बाहर हो चुका है, अब हिंदी में टाइम से बाहर हो चुका है अब, तो अपील डिसमिस कर दी गई है। ये इसका भी लैंडमार्क जजमेंट, आप बोलोगे कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, राम बख्श वर्सेस राजेश्वरी कुमार, सॉरी कुंवर, ठीक है, ये इसका लैंडमार्क जजमेंट है। एंड रिव्यू मेंटेनेबल नहीं है, कब मेंटेनेबल नहीं है, जब अपील ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, या तो अपील टाइम बार है या इनकॉम्पिटेंट है, तब भाई रिव्यू मेंटेनेबल है, अपील से उसको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है। नंबर 2, रिव्यू कब मेंटेनेबल नहीं है? जब भाई अपील ऑलरेडी फाइल कर चुकी है। सीताराम शास्त्री वर्सेस सुंदरम्मा, तो ये इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। सीताराम शास्त्री वर्सेस सुंदरम्मा, तो यहाँ जब अपील ऑलरेडी फाइल कर चुके हो तो आपका रिव्यू मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, ग्राउंड फॉर रिव्यू क्या है? रिव्यू क्या है बता दिया, कौन फाइल कर सकता है, कब कर सकते हैं, कब मेंटेनेबल है, कब अपील से मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्या है? पहले, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, ठीक है। जब कोई इंपॉर्टेंट मैटर आया उसी में, या कोई नया एविडेंस मिला है, तब उसको क्या करेंगे? रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज शुड नॉट बी विद इन द नॉलेज अर्लियर, कोर्ट के पहले नॉलेज में नहीं था, अब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कुड नॉट बी प्रोड्यूस डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस, ऐसा कोई नया या इंपॉर्टेंट मैटर इंफॉर्मेशन आती है जो पहले प्रोड्यूस किया ही नहीं गया कोर्ट के सामने, तब रिव्यू के लिए जा सकते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस। नंबर 2, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी जब सिंपल सी बात है, फिर बोलोगे वेब ऑफ भाई बीच बीच में इंग्लिश क्यों बोलते हो, अब मैं इसको सिंपल कर देता हूं। जब कोई फैक्चुअल या लॉ का यानी लीगल एरर है, तब रिव्यू में जा सकते हैं। इसमें कोई री आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जब फैक्चुअल एरर हो या लीगल एरर हो, तब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर या डिक्री में क्या कर सकते हैं? रिव्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे कोई री आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये भी करुता कृता वर्सेस आर रामलिंग राजू, ये इसका लैंडमार्क जजमेंट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड, कौन सा ग्राउंड है? कोई भी दूसरा सफिशिएंट रीजन हो जिससे आपको लगे कि ये मेंशन नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा? जस्टिस का मिसकैरेज हो जाएगा, जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई भी रीजन हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिव्यू में जा सकते हैं। तो 3 कंडीशंस, 3 ग्राउंड्स हैं रिव्यू के। क्या क्या है? सबसे पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड यानी फैक्चुअल या लीगल एरर जिसके लिए री आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, और कोई भी सफिशिएंट रीजन हो तब। अब सफिशिएंट रीजन बोला, लेकिन सफिशिएंट रीजन में आता क्या क्या है? पहला, कोई मिस एप्रीहेंशन ऑफ फैक्ट्स है, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं। कोई फेयर अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई है हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की वाइल हियरिंग। थर्ड, जब एब्सेंस ऑफ नोटिस हो, या फोर्थ, फेलियर टू कंसिडर मटेरियल एविडेंस है, फेलियर टू कंसिडर मटेरियल एविडेंस एंड ओमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये सारी चीजें। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है रिव्यू का? तो रिव्यू के लिए लिमिटेशन पीरियड बहुत सिंपल है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑर्डर। डेट ऑफ ऑर्डर आया, मतलब ऑर्डर आया आज, आया डिक्री आई आज, 1 महीने के अंदर कर दो, रिव्यू एप्लीकेशन डाल दो। रिव्यू डिक्री बिकम्स फाइनल बाइंडिंग। एक बार रिव्यू हो गया तो रिव्यू की जो रिव्यू डिक्री है वो फाइनल हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। अब जाना है तो अपील में जाते रहो भाई, अब रिव्यू तो नहीं होगा, फाइनल है, बाइंडिंग है, अब अपील में जाओ। अब रिव्यू कौन कर सकता है? हु कैन हियर अ रिव्यू? सेम जज जिसने डिक्री पास करी है वही उसको रिव्यू कर सकता है। और अगर वो अनअवेलेबल है या कोई अनअवॉइडेबल रीजन है इसके लिए, वो है नहीं अवेलेबल, तो क्या होगा? जो भी जज होगा ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में हियर द रिव्यू। कौन? एनी जज ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में हियर द रिव्यू। वेरी सिंपल, ओके। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कैसे करती है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के रिव्यू को कर सकती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रिव्यू हो गया। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन का मतलब होता है री एग्जामिनेशन ऑफ अ केस बाय हाई कोर्ट टू करेक्ट ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स, ठीक है। कोई भी जब केस का री एग्जामिनेशन होता है बाय द हायर कोर्ट, बाय द अपीलेट कोर्ट टू करेक्ट व्हाट? ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स। अब इसके रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का क्या है? तो 115 सीपीसी में दिया हुआ है। उसका क्या मतलब है? जो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, दैट इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है। कंडीशन क्या है रिवीजन एक्सरसाइज करने के? केस मस्ट बी डिसाइडेड, पहले केस डिसाइड कर लो। और सेकंड कंडीशन ये है कि ऐसे केस में कोई भी अपील नहीं होना चाहिए उसके डिसीजन के अगेंस्ट। नो अपील शुड लाई अगेंस्ट सच अ डिसीजन। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज exercise jurisdiction not vested by law, failed to exercise vested jurisdiction and acted illegally or with material irregularity। देखो, जब ये 3 कंडीशन होती है, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसा कुछ किया तब ही रिवीजन जो है वो हायर कोर्ट क्या करेगी? एक्सरसाइज करेगी रिवीजन। कब? when the subordinate court has exercised jurisdiction that is not vested by law, या जो jurisdiction उसको फॉलो करना था वो किया नहीं है,
या इलीगली एक्ट कर रहा है या मटेरियल इरेगुलरिटी है। ऐसे टाइम पे तो स्कोप ऑफ रिवीजन क्या होता है? स्कोप ऑफ रिवीजन कब आता है? जब कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हो, ओनली फॉर जुरिस्डिक्शनल एरर एंड नॉट फॉर रीअप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। रिवीजन कब होगा? ओनली फॉर जुरिस्डिक्शनल एरर्स, नॉट फॉर रीअप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। हायर कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। कब इंटरफियर नहीं कर सकती है? जब वहां कोई अपील हो, उस मैटर में ऑलरेडी कोई अपील है। ठीक है। अब ऑल्टरनेट रेमेडी क्या है और रिवीजन क्या है? तो ऑल्टरनेट इफ एन ऑल्टरनेटिव एंड एफिकेशियस रेमेडी एग्जिस्ट्स, तब हाई कोर्ट बोलेगी रिवीजन के लिए मत आओ। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट रेमेडी है ना, एफिकेशियस रेमेडी ऑलरेडी है आपके पास। ये हुआ था मेजर एसएस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर एफजे डिलियन, यहाँ पे ये केस में हुआ था ऐसा। अब रिवीजन के लिए क्या लिमिटेशन दिया गया है? जैसे ही आपको डिक्री ऑर्डर आया तो 90 डेज रिव्यू के लिए, कितना? 30 डेज का। यहाँ पे कितना है? 90 डेज का डिक्री और ऑर्डर आने के बाद। ठीक है। तो अभी क्या है भाई, रेफरेंस कब होता है? फटाफट से इसको हम रिवीजन करते हैं। कब होता है रेफरेंस? भाई गाइडेंस है, एक तरीके से वो गाइडेंस है ऑन लीगल वैलिडिटी। रिव्यू क्या है? इट इज द करेक्शन बाय द सेम कोर्ट। और रिवीजन क्या है? इट इज द ज्यूरिसडिक्शनल कंट्रोल बाय हाई कोर्ट। वेरी सिंपल। और रिवीजन पिटिशन कब जाएगी? रिवीजन पिटिशन भाई इट विल बी फाइल्ड बिफोर दी हायर कोर्ट। ठीक है। इतना सा ही ये आंसर है रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन का। इस आंसर के भी काफ़ी सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आप क्या कर सकते हो, किसी भी और आंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो स्मार्टली। ठीक है। डायरेक्टली मत, एकदम बॉम्बास्टिकली मत डाल देना। ठीक है। इतना सा ही ये आंसर है। एंड येस आई नो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आंसर्स, इसके लिए ये पहले किया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है। तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या रहता है? सबसे पहले हम इसको कंसेप्चुअली समझ लेंगे। देखो जनरल रूल क्या है, जो क्रेडिटर होता है वो क्रेडिटर को पहले एक डिग्री ऑब्टेन करनी चाहिए। ठीक है। ये जनरल रूल्स है एंड एक्सेप्शंस है जो हम कर रहे हैं। ठीक है। सीपीसी के अंदर अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या रहता है? सबसे पहला, normally a creditor must first obtain a decree and then executed by whom? By arrest of the judgment debtor or attachment of property. किसको? अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, भाई जिसको जजमेंट फॉलो करना है, एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल। तो क्रेडिटर को क्या करना पड़ेगा? पहले भाई डिक्री ऑब्टेन कर, फिर एग्जीक्यूट कर। कैसे? या तो जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लो या अटैच, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो। सिंपल। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज वेरी सिंपल। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या कर सकती है? डिफेंडेंट को अरेस्ट कर सकती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, और डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी बिफोर द जजमेंट इज पास्ड। तो ये जो है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये इस तरीके से हो सकता है। क्या एक्सेप्शन है? स्पेशल सर्कमस्टांस होते हैं जहां पे क्या हो जाएगा, डिफेंडेंट अरेस्ट हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी बिफोर व्हाट द जजमेंट इज पास्ड। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा डाउट होगा। ठीक है। तो चार चीज, पहले जो क्रेडिटर है उसको क्या करना है, क्रेडिटर को पहले ऑब्टेन क्या डिक्री ऑब्टेन करनी है, सेकंड फिर उसको एग्जीक्यूट करो। कैसे भाई, जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट कर लो या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्शन हो जाता है। कैसे? कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट को अरेस्ट करेगी, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी बिफोर द जजमेंट इज पास्ड। वेरी सिंपल। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट करना ही क्यों है? तो पहले to facilitate recovery of the decretal amount if the decree is passed in favor of the plaintiff. जब आर्बिट्रेशन में कई सारे मैटर जाते हैं, जब आप इंटरनेशनल कमर्शियल लॉस करेंगे अगर जिनको इंटरेस्ट है, तो उसमें एक प्रोविजन होता है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होती है, जो पैनल्स होते हैं ना, उनमें एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है भाई, जब तक देखो बहुत बार कैसे होता है, जो दूसरी फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, कोई दूसरा बायर है या थर्ड पार्टी बायर है, अब क्या हो गया भाई, सामान तो ले लिया, पैसे दिए नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने करके सामान रिटर्न कर दिया हमारा बचा हुआ सामान, तो क्या करेंगे, मैटर आर्बिट्रेशन में जाता है। फिर ये क्या कहते हैं कि ठीक है ये हमारा पैसा नहीं दे रहे, आर्बिट्रेशन में मैटर है, आर्बिट्रल पैनल रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर करे कि भाई जो पेंडिंग पेमेंट मिलना है उसको एस्क्रो अकाउंट में डालो। मतलब क्या है एस्क्रो अकाउंट का, भाई उसको आप रख के रखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, पैनल के पास रहने दो, ना वो मेरे पास रहे ना उनके पास रहे, डिसीजन होने दो, जिसके फेवर में ऑर्डर पास होगा उसको पैसा दे देना, सिंपल एज दैट।
ठीक है, अब वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। तो क्या करना है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे अटैचमेंट का, अरेस्ट का, टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ डिक्रिटल अमाउंट इफ द डिक्री इज पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, तो ऐसे अमाउंट को रिकवर करना। सेकंड, टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग व्हाट, टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम इवेडिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से भागे नहीं, भाग नहीं जाए, इवेड नहीं कर दे। एंड नंबर टू डिफीटिंग द डिक्री और डिफीटिंग द डिक्री बाय एब्सकॉन्डिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला तो क्या, रिकवरी को फैसिलिटेट करना है। नंबर टू, डिफेंडेंट को प्रिवेंट करना है, क्या करने से, एग्जीक्यूशन को इवेड करने से, बचने से। और नंबर टू, डिफीटिंग द डिक्री बाय एब्सकॉन्डिंग, यानी कि डिक्री आया तो डिक्री से भाग रहा है या प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे। इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट कर दी जाती है बिफोर व्हाट, बिफोर जजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट का क्या है, नेचर ऑफ पावर क्या है उसका। अरेस्ट बिफोर जजमेंट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ड्रास्टिक पावर। वो कब एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइज होनी चाहिए, विद ग्रेट केयर, विद सर्कमस्पेक्शन एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मन हुआ कर दिया, नहीं, जब जरूरत है, सिंपल भाषा में जरूरत है तब, विद ग्रेट ड्यू डिलिजेंस, केयर एंड व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ऑप्शन ही नहीं है। व्हेन एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट कैन बी फाइल्ड, कब हो सकता है एप्लीकेशन अरेस्ट का, कब फाइल किया जा सकता है। तो प्लेंटिफ कब अप्लाई कर सकता है, पहला, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, जब हमने प्लेंट क्या किया, प्रेजेंट कर दिया है। एंड इवन बिफोर सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट को जब हम जब उसको समन सर्विस करते हैं उसके भी पहले क्या कर सकते हैं, ये हम अरेस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। कौन, प्लेंटिफ। ठीक है, लेकिन कंडीशंस क्या है, जजमेंट से पहले अरेस्ट करने की कंडीशंस क्या है। पहला, उसकी दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या, पहला, बोनाफाइड सूट, मतलब सूट जेन्युइन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो प्राइमा फेसी वैलिड होना चाहिए, हवा में नहीं। कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्राइमा फेसी वैलिड, इनवैलिड है तो काय का, क्या है उसका लोकस, तो it must be first genuine, the suit must be genuine, and number two, cause of action must be prima facie valid, and third, plaintiff must substantiate allegations made on the plaint। पहले जितने भी उसने एलिगेशन डाले उसको सब्सटैंशिएट करो, फिर उसके बाद पहला तो बोनाफाइड सूट, तो फिर सेकंड उसके अंदर ये 3 पॉइंट। सेकंड, एप्रीहेंशन ऑफ इवेजन। तो एप्रीहेंशन ऑफ इवेजन मतलब क्या है, कोर्ट के पास सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए एविडेंस के बेसिस पे कि भाई जो डिफेंडेंट है वो भाग जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के निकल जाएगा, या डिफेंडेंट जो है वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को हटा देगा, डिस्पोज कर देगा। और ऐसा इंटेंशन क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को या तो डिफीट कर देगा या डिले कर देगा, जिसके लिए पूरी लड़ाई हो रही है वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट बिफोर जजमेंट। तो पहला क्या कंडीशन है, बोनाफाइड सूट होना चाहिए। नंबर टू, एप्रीहेंशन ऑफ इवेजन, लगता है कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड है कि भाई ये ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के भागेगा या प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, जिससे क्या होगा, पूरी के पूरे जो डिसीजन है उसका एग्जीक्यूशन का पर्पस डिफीट हो जाएगा या डिले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जुडिशियल कॉशन भी मेंटेन करना है, जब जजमेंट के पहले अरेस्ट हो रही है, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड टू कोर्स और प्रेशराइज द डिफेंडेंट। जैसा मैंने कहा था, सिर्फ जब जरूरत है तभी ही इसको करो, नहीं तो मत करो। तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में डिफेंडेंट को कोर्स करने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर टू, इट शुड नॉट बी यूज टू इंश्योर इजी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। हाँ, डिग्री को आसानी से करना है तो उसको अरेस्ट कर लो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब बहुत जरूरी है तभी होगा, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, अगर अरेस्ट होती है इनसफिशिएंट ग्राउंड पे तो डिफेंडेंट का ये राइट है कि भाई अगर के इफ अरेस्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड या सूट अल्टीमेटली फेल्स एंड लैक्स रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज, तो रेमेडी अवेलेबल है। डिफेंडेंट को क्या, पहले तो कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, प्लेंटिफ को ऑर्डर कर सकता है भाई उसको रीजनेबल कंपनसेशन दो, लेकिन यह मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपए की।
इनसफिशिएंट ग्राउंड पे या प्रोबेबल कॉज नहीं है और अरेस्ट हो गया, तो क्या कर सकता है डिफेंडेंट? नेचुरली कैन फाइल फॉर कंपनसेशन, रीजनेबल कंपनसेशन दे सकता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50,000। कौन बोलेगा? कोर्ट बोलेगा। किसको? प्लेंटिफ को। और इसके स्कोप में क्या कंपनसेशन मतलब क्या देना पड़ेगा रे बाबा? लिटिगेशन एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। इंजरी, जो उसकी रेपुटेशन को इंजरी हुई है, रेपुटेशनल लॉस हुआ है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कोई उसको अनजस्टिफाइड अरेस्ट की वजह से कोई भी और टाइप का उसको हार्म हुआ है, इंजरी हुआ है, सब उसको कवर करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अरेस्ट बिफोर जजमेंट। अब अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ये अटैचमेंट कैसे होगी? तो कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट, जब पहली बात कोर्ट सेटिस्फाइड है, किसकी वजह से, किसके थ्रू? एफिडेविट के थ्रू या कोई और ऐसा एविडेंस मिलता है जहां पे डिफेंडेंट इंटेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले एग्जीक्यूशन, कोई भी पॉसिबल डिग्री का वो डिफेंडेंट ऑब्स्ट्रक्शन उसमें क्रिएट करता है या कोई भी पॉसिबल डिले एग्जीक्यूशन डिले करता है एग्जीक्यूशन में, ऐसे टाइम पे कोर्ट क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है कोर्ट के पास? पहला, कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी विद इन फिक्स्ड टाइम। क्या बोलेगी डिफेंडेंट को? भाई सिक्योरिटी फर्निश कर इतने इतने टाइम पीरियड में, या शो कॉज, ये भी कर सकती है। क्या बोलेगी डिफेंडेंट को? कि शो कॉज करो, वाई सिक्योरिटी शुड नॉट बी फर्निश, पहले रीजन दे उसका। और अगर डिफेंडेंट नॉन कंप्लायंस दिखाता है, कंप्लाई नहीं करता है, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू शो सफिशिएंट कॉज और फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी, कोर्ट सीधा प्रॉपर्टी अटैच कर देगी। क्यों? क्योंकि तब सफिशिएंट रीजन होगा सेटिस्फाई करने को, सफिशिएंट रीजन होगा बिलीव करने के लिए, और सीधा प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। लेकिन अटैच करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, जब डिफेंडेंट ऐसा कोर्ट को मालूम पड़ गया, कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो डिफेंडेंट क्या करेगा? प्रॉपर्टी को पार्शियली या होलली डिस्पोज कर देगा। क्या करेगा? होलली या पार्शियली डिस्पोज कर देगा। एंड नंबर टू, ऐसा जो डिस्पोजल है वो एग्जीक्यूशन को या तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा या तो डिले कर देगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तब क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब नेचर ऑफ अटैचमेंट क्या है? जब प्रॉपर्टी को जजमेंट के पहले अटैच कर लेते हैं तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट डज नॉट कन्फर टाइटल ऑन द प्लेंटिफ। ऐसे में प्रॉपर्टी एलियनेट नहीं होती है, यानी लावारिस नहीं हो जाती है, और प्लेंटिफ को उसका टाइटल नहीं मिल जाता है। मेयरली फाइलिंग ऑफ अ सूट इज नॉट सफिशिएंट, क्लियर एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या? ऐसा नहीं है इधर सूट फाइल किया उधर प्रॉपर्टी अटैच हो गई, क्लियर एविडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंट इज रिक्वायर्ड। फ्रॉडुलेंट इंटेंट क्लियरली दिखाना है, उसका एविडेंस दिखाना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। रूल्स गवर्निंग अटैचमेंट बिफोर प्रॉपर्टी, सॉरी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट क्या क्या है? पहले मोड ऑफ अटैचमेंट क्या है? सेम एज अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी मतलब क्या? अटैचमेंट डज नॉट अफेक्ट द प्री एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, उसमें इंपैक्ट नहीं होते हैं। क्लेम्स डिसाइडेड एज इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, तो इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स। रीअटैचमेंट इज नॉट नेसेसरी हियर, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। मतलब डिग्री एक बार पास हो गई तो वापस प्रॉपर्टी अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है किसी एग्रीकल्चरिस्ट का तो वो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्पशन है, वो अटैच नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट है, रूल 12 बोलता है क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट कैन नॉट बी अटैच, एग्जेम्प्टेड है वो। इफेक्ट ऑफ अटैचमेंट क्या है? एंश्योर्स डिग्री डज नॉट बिकम इनफ्रक्शियस, इसके लिए अटैच की जाती है। प्लेंटिफ को इसकी कोई ओनरशिप नहीं मिलती है। विड्रॉल ऑफ अटैचमेंट मतलब क्या? जब सिक्योरिटी फर्निश हो गई, जब वो शो कॉज बोला है और सिक्योरिटी फर्निश कर दे तो क्या होता है? तब अटैचमेंट नहीं होती प्रॉपर्टी की, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है उस टाइप के शो कॉज से। ठीक है, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट, जब सिक्योरिटी फर्निश है या सूट ही डिसमिस हो गया तब प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है वो रिमूव हो जाती है। अब अटैचमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट अकर्स व्हेन सिक्योरिटी इज फर्निश्ड या सूट इज डिसमिस्ड या डिग्री सेटिस्फाइड है या रिवर्स्ड है डिग्री, या डिग्री सेटिस्फाइड भी कर दोगे तभी भी हो जाता है। जब प्रॉपर्टी इज रिलीज्ड बाय कोर्ट, एग्जीक्यूशन इज डिसमिस्ड या डिग्री होल्डर डिफॉल्ट्स। ये सारे पॉइंट में क्या हो सकता है? सिंपल
डिटर्मिनेशन हो सकती है प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी? लैंड, जमीन, घर, लैंड, हाउसेस, बिल्डिंग, गुड्स, मनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्या, चेक वेक भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट्स, शेयर्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द जजमेंट डेटर, वो भी अटैच हो सकती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, एग्जेम्प्टेड है अटैचमेंट से? वेयरिंग अपैरल, नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स, बेडिंग, एसेंशियल ऑर्नामेंट्स नहीं हो सकते अटैच। टूल्स ऑफ आर्टिजन्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कैटल, सीड ग्रेन, ये सब अटैच नहीं कर सकते। हाउसेज ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट्स, लेबरर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, mere right to sue, personal service rights, pension, stipend, gratuity, wages of labor, domestic servants, salary under what? Salaries under Army, Navy, Air Force Acts, प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स यानी पीएफ एक्ट के अंदर जो आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे जो होते हैं वो अटैच नहीं हो सकते। इंटरेस्ट ऑफ लेसी अंडर रेंट कंट्रोल लॉज, और सबसिस्टेंट अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन, ये 14 चीजें हैं जो अटैच नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है ये हमने सारे बता दिए, ठीक है। तो अभी इसको फटाक से अपन आंसर को क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। अरेस्ट बिफोर जजमेंट क्या है, क्यों करते हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट? ताकि एब्सकॉन्डिंग अगर कोई करे, एब्सकॉन्ड करे, उसको प्रिवेंट किया जाए। और प्रॉपर्टी को कब अटैच करते हैं? टू प्रिवेंट एलियनेशन। और ये दोनों, अरेस्ट और अटैचमेंट दोनों क्या है? एक्सेप्शनल है, प्रिवेंटिव है, नॉन कोवर्सिव है, यानी जब जरूरत है तभी, ठीक है। इतना सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अब आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव आया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है इसमें, आप पहले के आंसर्स को आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में पहले डिक्री क्या होती है? देखो, डिक्री इज वन ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ एडजुडिकेशन इन सिविल मैटर्स। दूसरा क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, एक डिक्री होती है। तो डिक्री सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंडर में डिफाइंड है सीपीसी में। तो डिक्री क्या है? देखो, एक तरीके से कहा जाए फाइनल ऑर्डर, डिक्री के आगे कोई ऑर्डर नहीं। तो इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बाय विच द कोर्ट डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज। क्या होता है? डिक्री के थ्रू क्या करती है? राइट ऑफ पार्टीज क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट, उस पे होता है। तो नेचर ऑफ डिक्री क्या होती है? नेचर ऑफ डिक्री सिंपल है, अ डिक्री जनरली अराइजेज इन अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। उसमें क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट होता है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, ठीक है। क्या एक्सक्लूड करती है डिक्री? एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। क्या? ऐसे किसी भी चीज का क्या? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। नंबर 2, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसको एक्सक्लूड कर देती है। एसेंशियल एलिमेंट्स डिक्री के क्या है? वेरी सिंपल। देखो, जब कोई भी कोर्ट को एक डिसीजन देना होता है कि भाई ये ऑर्डर एक डिक्री होगा, तो उसमें एसेंशियल्स क्या होते हैं? पहले देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, और वो एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट। एडजुडिकेशन मस्ट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी कंक्लूसिव, कंक्लूड कर दो उसको, कहा ना, डिक्री लाइक फाइनल ऑर्डर। देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन। ये 5 चीजें क्या? पहले तो एडजुडिकेशन होना चाहिए, वो सूट में होना चाहिए, राइट ऑफ पार्टीज उसमें मेंशन होने चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का। सिंपल। अब मोड ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्री का क्या है? ये देखो, इसके सब पॉइंट्स बहुत लंबे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं सिंपल में, ताकि आपको याद रहे। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? पहले डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। जब डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी करनी होती है तो कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है? डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन, ऐसे एग्जीक्यूट हो सकती है। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ जजमेंट डेटर्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, उसकी सेल हो जाएगी, या दोनों कर सकते हो, अटैचमेंट और डिटेंशन दोनों हो सकता है। फिर डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी,
पहले क्या किया हमने, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, फिर डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और शेयर अगर एप्लीकेबल हो तो सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सीज कर लो, डिलीवरी टू द डिक्री होल्डर और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर सिविल प्रेजेंट में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या दोनों, सिंपल। इसमें भी वही होगा, किसमें, डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अटैचमेंट, आफ्टर अटैचमेंट फॉर 3 months मतलब क्या, इफ अटैचमेंट कंटिन्यूज फॉर 3 months एंड द जजमेंट डेटर फेल्स टू ओबे, तो क्या हो जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कोर्ट क्या करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी को बेच देगी एंड अवॉर्ड द डिक्री होल्डर वैल्यू फिक्स्ड इन द डिग्री और अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दे देगी, और कोई एंड पे एनी बैलेंस टू द जजमेंट डेटर अपॉन एप्लीकेशन, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर जजमेंट डेटर ने ओबे करा और डिक्री को ओबे करा और कॉस्ट पे करे तो सेसेशन हो जाएगा, सीजेशन हो जाएगी, सीज हो जाएगी, ऐसी अटैचमेंट सीज हो जाती है, मतलब अटैच नहीं होगी। ठीक है, नो एप्लीकेशन फॉर सेल इज मेड विद इन 3 months, यानी कि भाई अटैचमेंट के लिए एप्लीकेशन ही नहीं हुआ है, या एप्लीकेशन फॉर सेल इज रिफ्यूज, सिंपल, तो ऐसे में सीज हो जाएगी। थर्ड, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और इंजंक्शन, ऐसे में कैसे होता है एग्जीक्यूशन डिक्री का, तो जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है तो अगर पार्टी विलफुली डिसोबे करती है डिक्री को तो क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी प्रॉपर्टी की। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन के लिए कैसे एग्जीक्यूशन होगा, डिटेंशन हो जाएगी सिविल प्रिजन में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या दोनों, अटैचमेंट एंड डिटेंशन। जब डिक्री इज अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन तब यहां क्या करेंगे, When a decree is against a corporation, ऐसे टाइम में अटैचमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन की जो कॉर्पोरेशन उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, डिटेंशन ऑफ डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल ऑफिसर्स, लेकिन ये कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, याद रखना। क्या हो जाएगा, या तो कॉर्पोरेट की प्रॉपर्टी अटैच होगी, डिटेंशन ऑफ डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर्स, या दोनों, अटैचमेंट भी और डिटेंशन भी। ठीक है, वापस से सेम लॉजिक आता है, पहले 3 महीने का था कि भाई 3 महीने से ज्यादा हो तो यहाँ पे अगर अटैचमेंट 6 महीने से ज्यादा हो तो सेल हो जाएगा और अवॉर्ड कंपनसेशन फ्रॉम सेल प्रोसीडिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर कंप्लाई किया होगा या कोई एप्लीकेशन नहीं होगा तो सीज टू अटैच हो जाएगा, सिंपल एज दैट। बट यहाँ 6 महीना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी है अगर आप चाहो तो। ठीक है, लेकिन ये आंसर को लंबा करने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर है। ऑल्टरनेट ये है कि द कोर्ट में डायरेक्ट द एक्ट टू बी डन बाय डिक्री होल्डर और अपॉइंटेड पर्सन और रिकवर द एक्सपेंसेस एज इफ इंक्लूडेड इन द डिक्री, सिंपल है। लेकिन इसमें मैंडेटरी इंजंक्शन और प्रोहिबिटेड इंजंक्शन आता है। चौथा, डिस्क्रिशनरी पावर होती है इन डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, स्पेसिफाई कर देगी मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर करेगी पीरियोडिक पेमेंट्स में अगर डिक्री को ओबे नहीं किया गया है तो। ठीक है, थर्ड, इट वुड रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर सच पेमेंट्स। ठीक है, एंड द कोर्ट में वेरी और मॉडिफाई पेमेंट ऑर्डर और द कोर्ट में रिकवर सच पेमेंट्स एज मनी पेबल अंडर अ डिक्री, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका प्रोसीजर क्या है, जो डिक्री होल्डर होता है वो क्या करता है, ही विल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट, फिर ड्राफ्ट इज सर्व्ड ऑन जजमेंट डेटर विद नोटिस टू ऑब्जेक्ट, जजमेंट डेटर में फाइल ऑब्जेक्शंस इन राइटिंग, कोर्ट क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा, ऑल्टर करेगा ड्राफ्ट को, डिग्री होल्डर क्या करेगा, सप्लाई करेगा स्टैम्प्ड पेपर, और जज या ऑथराइज ऑफिसर एग्जीक्यूट करेगा ऐसे डॉक्यूमेंट को। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो होता है उसका सेम इफेक्ट होता है कैसा, एज इफ द जजमेंट डेटर हैज एग्जीक्यूटेड इट, सिंपल। ठीक है, ऐसे चीज में क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है अगर कोर्ट कॉजेज द रजिस्ट्रेशन, और ऑप्शनल होती है अगर कोर्ट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन को ऑर्डर करेगा ऑन रिक्वेस्ट, सिंपल। ठीक है, सिक्स्थ, डिग्री फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी इट विल बी डिलीवर टू द डिग्री होल्डर या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, और अगर रेजिस्ट करा तो द बाउंड पर्सन्स में बी रिमूव्ड, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जॉइंट पोजीशन में क्या होता है, वारंट कॉपी अफिक्स्ड कंस्पिशियसली। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ डिक्री प्रोक्लेम्ड बाय हुम, बीट ऑफ ड्रम और कस्टमरी मोड, ये सब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना है तो कर सकते हो। डिक्री फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट, ये शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है।
तो जब ऐसा कुछ हो जहाँ पे ऑक्यूपेंट इज नॉट बाउंड बाय डिग्री, वेयर ऑक्यूपेंट इज नॉट बाउंड बाय डिग्री, तो ऐसे में वारंट अफिक्स्ड कॉन्स्पिशियसली और अगेन सब्सटेंस ऑफ डिक्री प्रोक्लेम बाय बीट ऑफ ड्रम और कस्टमरी मोड। ठीक है, इतना सही है। अब इंपॉर्टेंट है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है एग्जीक्यूशन में। शो कॉज होता है अगेंस्ट द डिटेंशन। कोर्ट क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी टू जजमेंट डेटर टू शो कॉज, और नोटिस में भी डिस्पेंस्ड विथ इफ कोर्ट बिलीव्स डेटर में अब्सकॉन्ड, भाग जाएगा तब करेगी, या डेटर फेल्स टू अपीयर, एज सिंपल एज दैट। सेकंड, वारंट ऑफ अरेस्ट। पहला तो क्या है, शो कॉज अगेंस्ट डिटेंशन, ठीक है, कि डिटेन क्यों नहीं करे भाई तुमको। सेकंड, वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या है, ऑफिसर मस्ट ब्रिंग जजमेंट डेटर बिफोर द कोर्ट अनलेस द डिक्रेटल अमाउंट इंटरेस्ट एंड कॉस्ट आर पेड अर्लियर। थर्ड, सबसिस्टेंस अलाउंस, यानी कि क्या, नो अरेस्ट विदाउट पेमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस बाय डिक्री होल्डर। कोर्ट फिक्सेस मंथली अलाउंस। कोर्ट क्या करती है, मंथली अलाउंस फिक्स कर देती है। पेमेंट कैसे होते हैं भाई, या तो मंथली पेमेंट हो एडवांस में, या फर्स्ट पेमेंट कवर्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट मंथ, सब्सिक्वेंट पेमेंट है प्रेजेंट ऑफिसर्स को, ठीक है। इट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट्स इन सूट। जजमेंट डेटर कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस। ये सब किसके अंडर है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस में, ठीक है। चौथा, प्रोसीडिंग्स आफ्टर अपीयरेंस और अरेस्ट। देखो, जब जजमेंट डेटर अपीयर होता है तो कोर्ट क्या करेगी, डिक्री होल्डर को सुनेगी और एविडेंस देखेगी। जजमेंट डेटर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी नो शो कॉज की। पेंडिंग इंक्वायरी होती है कहाँ, डिटेंशन इन कस्टडी या रिलीज ऑन सिक्योरिटी में। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि डिटेंशन कर दो, या कोर्ट में अलाउ अप टू 15 days टू सेटिस्फाई व्हाट द डिक्री, सिंपल एज दैट। और इवन रिलीज जजमेंट डेटर, और जो रिलीज्ड है उसको रीअरेस्ट करने का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, सिंपल है। तो यहाँ आंसर में क्या है, जो मनी डिक्री होती है उसमें अटैचमेंट या अरेस्ट हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में सीजर या डिलीवरी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन में अटैचमेंट, अरेस्ट और सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सेफगार्ड क्या है, नोटिस, सब्सटेंटिव या सब्सिस्टेंस अलाउंस, एंड थर्ड हियरिंग। इतना ही क्वेश्चन है। आई नो लेंदी है, डिफिकल्टी होती है, इसके लिए आप चाहो तो हमारे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। और नोट्स रेफ़र करने के लिए आपको पता है क्या करना है, या तो हमारे वेबसाइट पे, कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, वहाँ से हमें रीच आउट कर सकते हो एंड यू कैन पे द एप्लीकेबल कॉस्ट एंड गेट द नोट्स। और आप हमें वहाँ पे या तो हमारे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन से हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि एसेंशियल्स ऑफ अ सूट क्या होते हैं सीपीसी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे सूट का अपने आप में मतलब ही क्या होता है। सूट का मतलब होता है कोई भी फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग जो सिविल राइट्स या सब्सटैंटिव राइट्स को एनफोर्स करने के लिए इनिशिएट किए गए हों। सिंपल, किन दो चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए, फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड टू एनफोर्स व्हाट, सिविल राइट्स और सब्सटैंटिव राइट्स। जब ये वायलेट हो जाते हैं तो सूट क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। And it may be instituted against whom? Against an individual or against the government. अब suit is initiated by filing what? Complaint, जिसको हम क्या कहते हैं, plaint। सिविल कोर्ट में उसे plaint किया कहा जाता है, PLAINT, plaint, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ अ सूट में क्या होता है, या तो जजमेंट मिलेगी या डिक्री मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। बिना सूट के कोई जजमेंट या डिक्री हो ही नहीं सकती। तो इसे ये सब सूट्स हैं, इसको सूट कहा जाता है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, आलस मत करना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब होता है फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इट मार्क्स द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ अ सिविल एक्शन। क्या कर रहा है, इट इज मार्किंग द फॉर्मल कमेंसमेंट ऑफ अ सिविल एक्शन। और वो क्या करता है, इट इज एनेबलिंग द पार्टी टू डू व्हाट, टू सीक लीगल रिड्रेसल और एंड to resolve civil disputes in an orderly and structured manner. तो legal redressal sort करने के लिए and to resolve civil disputes in an orderly and structured manner. The process is culminating in the court's judgment or decree. Simple है। इसको ये क्या होता है, ये पार्टीज करती हैं। अब कोर एलिमेंट्स क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट में, पहले फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। तो जब आपको किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करना है आपको प्लेंट फाइल करना पड़ेगा। प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, पहले फैक्ट्स होने चाहिए केस के, तो फैक्ट्स ऑफ द केस,
लीगल ग्राउंड्स क्लेम का, वरना लोकस स्टैंडर्ड नहीं है आपका। तो लीगल ग्राउंड्स होनी चाहिए क्लेम के लिए, और रिलीफ क्या आप सॉर्ट कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो प्लेंट हो ही नहीं सकता। तो तीन चीज, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, ग्राउंड्स ऑफ द केस क्या है, लीगल ग्राउंड्स, और रिलीफ क्या सॉर्ट कर रहे हो आप। अब इसमें सेकेंड चीज क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी क्या आम भाषा में जुरिस्डिक्शन क्या है। तो प्लेंटिफ को एप्रोप्रिएट कोर्ट को रीच आउट करना, नहीं तो पहले ही दिन तुम्हारा मैटर उड़ जाएगा। कई बार मैं ये सवाल पूछता भी हूँ बहुत बेसिक सा, कि एनआई सेक्शन 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर अगर चेक बाउंस का केस है 138 में, कहाँ केस फाइल होगा। मानो आपको किसी ने कोलकाता में एक चेक दिया है, बॉम्बे लाए, बॉम्बे लाके आपने यहाँ चेक डिपॉजिट हुआ, बाउंस हो गया, तो केस का फाइल होगा। तो लोग बोलते हैं कोलकाता में। ये एडवोकेट्स के जवाब है, कई बार मैंने सुना है ऐसा होता है। तो अगर आपको ऐसा एडवोकेट नहीं बनना है तो पढ़ो ये सब, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या, एप्रोप्रिएट कोर्ट को आपको रीच आउट करना है, और किसका, कौन सी कोर्ट एप्रोप्रिएट है कैसे मालूम पड़ेगा, उसका सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होना चाहिए और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस एंश्योर्स दैट द कोर्ट हैज द लीगल अथॉरिटी, उसका अथॉरिटी है, वो ऑथराइज्ड है ऐसे डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके ऊपर अपना डिग्री या जजमेंट देने के लिए। फिर क्या किया, पहले आपने प्लेंट फाइल करा, कोर्ट चूज करा, फिर आप क्या करोगे, कोर्ट फीस पे करोगे। तो प्लेंटिफ को जो भी प्रिस्क्राइब कोर्ट फी है वो पे करनी पड़ती है। किस पे डिपेंड करती है कोर्ट फी, नेचर ऑफ द सूट क्या है, और जो क्लेम है उसका वैल्यू क्या है। ऑलराइट, अब ये कौन गवर्न करता है, ये भाई कोर्ट फीस एक्ट है 1870 की, वो गवर्न करती है। चौथा, सर्विस ऑफ समन्स होगा। जब एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है उसके बाद क्या होगा, कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स इशू कर देगी। उसका क्या पर्पस है, डिफेंडेंट को नोटिफाई करना कि भाई तेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, प्लेंट फाइल हो चुकी है, कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। सेकंड, तेरा आना, तेरा अपीयरेंस और तेरा रिस्पांस देना इस कोर्ट में जरूरी है, तो बताएगी कि इस जगह पे, इस कोर्ट में, इस डेट पे इतने बजे आ जाना भाई, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोसीडिंग्स, जब समन हो गई और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया तो क्या होगा, प्रोसीडिंग होगी, एविडेंसेस लेड, आर्ग्यूमेंट्स को सुना जाता है, एविडेंस को प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, जजमेंट देती है, डिक्री देती है। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। समझ आया, नहीं आया तो रिवाइंड करो, वापस देखो, या तो नोट्स मांग लो, सिंपल एज दैट। अब सूट के एसेंशियल्स क्या है, वैलिड सूट के एसेंशियल्स क्या है, जो लीगली वैलिड हो। उसमें चार चीज होनी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या, पार्टीज, तो भाई प्लेंटिफ का नाम लिखो जो सूट इनिशिएट कर रहा है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट का नाम लिखो जिसके अगेंस्ट में वो हुआ है। प्लेंटिफ में क्या, प्लेंट में क्या होना चाहिए, नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस ऑफ दी प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होना चाहिए। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर, मतलब द मैटर इज इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। मैटर इन डिस्प्यूट क्या है, कौन सा मैटर है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैटर में रिलेट टू व्हाट, प्रॉपर्टी, राइट्स या ऑब्लिगेशन, एंड इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट ऑल्सो। तो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर। थर्ड, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मतलब उसमें पूरा बंडल होता है मटेरियल फैक्ट्स का। फैक्ट्स अगर प्रूव हो जाते हैं तो प्लेंटिफ को क्या मिलता है, जो रिलीफ सॉर्ट कर रहा है वो रिलीफ मिल जाते हैं। और अगर एब्सेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है तो सूट इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ कॉज रेंडर्स द सूट इनवैलिड। चौथा, क्या रिलीफ चाहिए भाई वो लिख, क्या रेमेडी क्लेम किए प्लेंटिफ ने, डिक्लेरेशन, इंजंक्शन, डैमेजेस, ये क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए प्लेंट में, एज सिंपल एज दैट। पांचवा, प्लेंट खुद, प्लेंट क्या होता है, ये चार एसेंशियल्स हैं। प्लेंट क्या होता है, प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, जिससे प्लेंटिफ कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, कंपनसेशन सीख कर सकता है, कोई रिलीफ या हार्म उसको हुआ है तो उसके लिए डैमेजेस सीख कर सकता है। दो नो रिजिड फॉर्मेट एग्जिस्ट, एक प्रिस्क्राइब मैंडेटरी कंटेंट है, जो भी हमने एसेंशियल्स करा प्लेंट के वो मैंडेटरी हैं। कंटेंट्स क्या है प्लेंट के, हमने सब बताया, नेम ऑफ कोर्ट, प्लेंटिफ का नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, डिफेंडेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, स्टेटमेंट इफ एनी पार्टी इज माइनर या अनसाउंड माइंड का हो, फैक्ट्स होने चाहिए, वो फैक्ट्स होने चाहिए केस के, मतलब क्या, कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है वो होना चाहिए, रिलीफ क्या क्लेम करा है आपने,
स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेट ऑफ या वेवर कोई भी पोर्शन ऑफ क्लेम का, वैल्यूएशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर, जुरिस्डिक्शन, कोर्ट फी, ये सब चीज़ होती है। प्लेंट रिजेक्ट कब हो जाती है बंधुओं? प्लेंट रिजेक्ट तब हो जाएगी जब इट डिस्क्लोजेज नो कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं तो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। जब रिलीफ अंडर वैल्यूड है यानी प्लेंटिफ फेल्स टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द फिक्स्ड टाइम बाय व्हाट, कोर्ट। कोर्ट ने एक टाइम फिक्स किया, उसमें वो करेक्ट वैल्यूएशन नहीं डाल पाती तो प्लेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन द प्लेंट इज प्रॉपरली वैल्यूड बट insufficiently stamped and plaintiff fails to supply requisite stamp paper within time, तो भी भले ही वो properly valued है लेकिन insufficiently stamped है या proper requisite stamp paper नहीं फाइल किया है within time तो उड़ जाएगी। फिर when suit appears from statements in plaint is to be barred by law, मतलब क्या भाई, ऐसे स्टेटमेंट उसमें लिखे हैं विचार barred by law, अलाउड ही नहीं है तो प्लेंट उड़ जाएगा। जब प्लेंट is not filed in duplicate, when plaintiff fails to comply with the rule 9 of order 8, ठीक है, मतलब क्या, appropriate place of suing वो होना चाहिए। पहला लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, कहाँ जाएगा, इंस्टीट्यूट, कहाँ होनी चाहिए सूट, लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब सूट्स है तो वह कहाँ फाइल होने चाहिए, रिकवर, मतलब सूट्स मस्ट बी फाइल्ड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड व्हेन they are related to what, recovery of immovable property with or without rent or profit, partition of immovable property, foreclosure, sale, redemption of mortgages या charge, determination of any rights or interest in immovable property, compensation for damages to immovable property, recovery of movable property under distraint or attachment, ये सब किसके अंडर है, suits relating to immovable property। The suits must be filed where property is situated when they relate to, ये सारे 6 पॉइंट। ठीक है, अब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनेम, मतलब व्हेन वेयर रिलीफ्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट्स देन द सूट में बी फाइल्ड वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड और वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स, carries business or earns livelihood, and it is based on the principle of what, equity acts in personam not in rem, मतलब पर्सनल। ठीक है, इतना है। तो सूट क्या है, फटाक से रिवीजन करते हैं। सूट क्या है, फाउंडेशन ऑफ सिविल एडजुडिकेशन है। प्लेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सूट है। एसेंशियल्स क्या है, पार्टीज के नाम, सब्जेक्ट मैटर, कॉजेशन ऑफ, कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है, किसमें, ऑर्डर 8 रूल 11, प्लेसिंग ऑफ सूट सेक्शन 15 to 20 ऑफ सीपीसी। इतना सा ही है। कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ रिवाइंड करो, वापस इसको पढ़ लो या फिर नोट्स मांग लो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा और एक लंबा क्वेश्चन है लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि आई डोंट रियली वांट यू टू गेट टू मच इनटू डिटेल्स इस पॉइंट पे, बस आपको मेजर पॉइंट्स याद रहे वो इम्पॉर्टेंट है। एंड ये है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो सबसे पहले समन्स होता क्या है, जब कोई सूट को हम इंस्टीट्यूट करते हैं तो डिफेंडेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, पता होना चाहिए। हमने पिछले क्वेश्चन में ही करा था। तो जब डॉक्यूमेंट इशू होता है कोर्ट से टू इन्फॉर्म द डिफेंडेंट अबाउट द सूट, उसको कहा जाता है समन्स। लेकिन ये जो टर्म है समन्स, ये सीपीसी में एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इश्यूज एंड सर्विस ऑफ समन्स, ऑर्डर 5 सीपीसी का गवर्न करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला, भाई सामने डिफेंडेंट को बताना कि तेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन इनिशिएट हो चुका है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना कि आओ कोर्ट में आओ और अपने आप को डिफेंड करो, अपने डिफेंस को प्रेजेंट करो। ये क्या मैक्सिम है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, अगर आप लोग को याद रहेगा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि हियर दी अदर साइड या लेट दी अदर साइड बी हर्ड, उसको इनेबल करने के लिए। फिर क्यों, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या वायलेट होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो जाएगा। एंड टू ऑब्वियसली इंश्योर फेयर एंड प्रॉपर प्रोसीडिंग्स, उसके बिना नहीं हो सकता। तो डिफेंडेंट का प्रेजेंस होना वहाँ इंपॉर्टेंट है, विटनेस का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है, कोई भी दूसरा कंसर्न पर्सन हो उसका प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए कोर्ट को तो उसको कंपेल करना, उसके प्रोडक्शन को कंपेल करना, इसके लिए भी समन्स होते हैं। अब एसेंशियल्स क्या है समन के, पहली बात, जज के थ्रू वो साइंड होना चाहिए या कोई ऑफिसर जो उसके थ्रू ऑथराइज्ड हो, और वो ड्यूली सील्ड होना चाहिए, मतलब सील्ड होना चाहिए।
ठीक है। नो समन्स शैल बी इशूड इफ द डिफेंडेंट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लेंट। प्लेंट इंस्टीट्यूट किया है, डिफेंडेंट है वहाँ पे, ठीक है, तो समन की ज़रूरत नहीं है। और डिफेंडेंट को तब क्या करना है, 30 डेज के अंडर अंडर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। और कोर्ट क्या कर सकती है, अगर सफिशिएंट रीजन हो तो वही 30 डेज को 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है, ठीक है, 90 दिन ले ले चलेगा, लेकिन फाइल कर, लेकिन अंडर सफिशिएंट रीजन ओनली, और कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए ऐसे रीजन से। हर एक जो समन्स इशू होता है दैट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, ऑब्वियसली फॉर्मेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलेवेंट शेड्यूल्स, ठीक है। कंटेंट ऑफ समन्स क्या रहता है, समन्स में क्या क्या होता है, पहले वो किसके लिए इशू किया गया है, भाई सेटलमेंट ऑफ इशू है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट कैन इशू समन्स ओनली फॉर फाइनल डिस्पोजल, तो वेदर इट इज फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल या क्या। सेकंड, तो क्या क्यों किया गया, सेकंड डेट एंड डे फिक्स फॉर डिफेंडेंट्स अपीयरेंस, सिंपल, ठीक है। थर्ड, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बाय डिफेंडेंट, वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर समन फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो डायरेक्शन टू प्रोड्यूस विटनेस इन सपोर्ट ऑफ डिफेंस, सिंपल। अब मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स क्या क्या है, पहली बात, समन किसको हम दे सकते हैं, ठीक है, किसको डिलीवर करना है, या तो डायरेक्टली आप दे दो डिफेंडेंट को, या उसके एजेंट को, या उसके कोई भी ऑथराइज पर्सन को उसके बिहाफ पे। मोड ऑफ डिलीवरी में क्या है, पर्सनल या डायरेक्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं। पहला, पर्सनल और डायरेक्ट डिलीवरी, किसको, डायरेक्टली आदमी को, बंदे को, डिफेंडेंट को, या उसके एजेंट को, या कोई भी उसके थ्रू ऑर्गेनाइज्ड हो उसको, ठीक है। इसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड होती है। जो सर्विंग ऑफिसर होता है उसको टाइम ऑफ सर्विस, ही मस्ट एंडोर्स द टाइम ऑफ सर्विस, मैनर ऑफ सर्विस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु हैज सर्व्ड इट एंड नेम ऑफ विटनेसेस। पहला होता है क्या, पर्सनल डायरेक्ट सर्विस। सेकंड, सर्विस बाय कोर्ट, अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बंदा रहता है, डिफेंडेंट रहता है, तो डायरेक्टली क्या कर सकती है, कोर्ट उसको समन कर सकती है, किसके थ्रू, कोर्ट ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। अब कोर्ट कैसे कर सकती है, भाई पर्सनल सर्विस करेगी, खुद जाके दिलवा देगी, या पोस्ट के थ्रू, या फैक्स के थ्रू, या मैसेज के थ्रू, या ईमेल के थ्रू, या जो भी अप्रूव्ड कोरियर सर्विस हो उसके थ्रू। और अगर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है डिफेंडेंट, तो तब क्या होगा, तब भाई कोर्ट ऑफिसर क्या करेगा, जाएगा जाके देगा। थर्ड, पहला क्या था, पर्सनल इन पर्सन, मतलब क्या, डायरेक्ट सर्विस। सेकंड, सर्विस बाय कोर्ट। थर्ड, सर्विस बाय प्लेंटिफ, कोर्ट प्लेंटिफ को परमिट कर सकती है कि भाई जाके उसको दे दे, ठीक है, सिंपल। चौथा, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। सब्सटीट्यूटेड सर्विस मतलब क्या हो गया, एफिक्सेशन एट रेसिडेंस, मतलब क्या, डिफेंडेंट या एजेंट ने रिफ्यूज कर दिया सर्विस को एक्नॉलेज करने से। बहुत बार होता है, आएगा घर तक, क्या करेगा, नहीं हम तो नहीं ले रहे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डिफेंडेंट या उसके एजेंट ने रिफ्यूज कर दिया है, एंड या डिफेंडेंट मिला ही नहीं उस जगह पे, या उसका कोई एजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो सर्विंग ऑफिसर वो क्या करेगा, उसके दरवाजे पे कॉपी को चिपका के आ जाएगा, फिक्स करके आ जाएगा, या कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में क्या डाल के आ जाएगा, सिंपल। ऑफिसर क्या करेगा, रिपोर्ट इसके बाद लिखेगा कि भाई मैंने अफिक्स क्यों करा, मैंने दरवाजे के अंदर डाल के क्यों आ गया, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, नेम एंड एड्रेस क्या था, नेम ऑफ विटनेस कोई थे क्या क्या था, ठीक है, सिंपल। ये किसको करना पड़ेगा, ऑफिसर को करना पड़ेगा। अब अफिक्सेशन एट कोर्ट एंड डिफेंडेंट्स रेसिडेंस, ये कब यूज किया जाता है, ठीक है, यूज्ड व्हेन डिफेंडेंट डिलिबरेटली अवॉइड्स द सर्विस, तब ऐसा करते हैं। फिर सर्विस बाय पोस्ट, ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इतना है। अब अगर स्पेशल केसेस होते तो स्पेशल केसेस मतलब लेट से दूसरे स्टेट में रहता है बंदा, है ही नहीं यहाँ पे, डिफेंडेंट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रहता है, तो क्या कर सकती है, तभी समन्स कैन बी सेंट टू कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट रेसाइड्स, तो वहाँ पे भेज सकती है। फॉरेन समन्स मतलब क्या, भाई समन्स सेंट टू द कोर्ट्स इन टेरिटरीज वेयर सीपीसी अप्लाइज, वहाँ पे भेज सकती है। सर्व्ड एज ए इशूड बाय दैट कोर्ट, सिंपल। थर्ड, प्रेसिडेंसी टाउन्स यानी कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, समन्स में बी सेंट टू स्मॉल कॉजेस कोर्ट। फोर्थ, डिफेंडेंट रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे में क्या होगा, अगर कोई एजेंट इंडिया में नहीं है
तो सर्विस कैसे हो सकती है? बाय पोस्ट, फैक्स, ईमेल या अदर अप्रोप्रिएट मीन्स। ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू भी हो सकती है या थ्रू कोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ऑथराइज टू सर्व द समन्स। फिर सर्विस ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, ये कैसे होता है? अगर डिफेंडेंट कोई रेलवे सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉई है, तो समन सर्व्ड आर थ्रू दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, एचओडी होगा, उसके थ्रू होता है। अगर आर्म्ड फोर्सेस में किसी को भेजना है, यानी सोल्जर है, एयरमैन है या सेलर है नेवी का, तो कैसे होगा? तो उसके कमांडिंग जो सीओ होता है, उसके कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू उनको क्या करते हैं? समन्स भिजवाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंपनी और कॉर्पोरेट को भेजना है तो सेक्रेटरी को भेजा जाता है, डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर को। ठीक है, इसमें भी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके दे देंगे या प्लेस ऑफ बिजनेस में दे देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म होगी तो क्या करेंगे? किसी एक पार्टनर को जाके दे देंगे या हर एक पार्टनर को सर्व हो जाएगा। सिंपल है, इतना सही है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, नहीं समझ में आया वापस करो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू इट इमीडिएटली। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ये कैसे रहता है? तो पहली बात, अपील का मतलब क्या होता है? अपील इज व्हाट? एन एप्लीकेशन मेड टू दी सुपीरियर। अरे सिंपल है यार, तुम्हारा लोअर कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट में डिग्री आई है या कुछ इशू हो गया है, या सिंपल सी बात है तुमको वो उसमें कोई एरर लगता है, तो क्या करोगे? हायर कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को या फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील को तुमने एप्लीकेशन कर दिया कि इसको रिव्यू करो या रिवाइज करो, जो भी है। तो अपील इज एन एप्लीकेशन मेड टू अ सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू एग्जामिन द करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी ऑफ दैट डिसीजन। सिंपल है, जब आपको लगता है एरर है तो भाई वापस से सुनो इस मैटर को। लेकिन अपील इनहेरेंट राइट नहीं है, वो स्टैट्यूटरी रेमेडी है। सिर्फ कब हो सकती है? जब आपका डिक्री पास हो जाता है। सीपीसी में अपील का डेफिनेशन नहीं है, तो ये जुडिशियल एग्जामिनेशन होती है हायर कोर्ट के थ्रू ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो पार्टी अपील फाइल करती है उसको क्या बोलते हैं? अपेलेंट बोलते हैं। और जो कोर्ट उसको सुनती है, जो कोर्ट उसको हियर करती है, उसको क्या बोलते हैं? एपेलेट कोर्ट बोलते हैं। जो फाइल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एपेलेंट। और जो कोर्ट उसको सुन रही है उसको क्या कहते हैं? एपेलेट कोर्ट। ठीक है, अब इसका राइट कहाँ से आता है? इसका राइट सीपीसी देता है। कोई भी ऐसा एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड किसके थ्रू? डिक्री या ऑर्डर जो लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया उसके थ्रू कोई एग्रीव्ड है, तो ऐसे लॉ उसको प्रोवाइड करती है, परमिट करती है कि वो क्या कर सकता है? अपील में जा सकता है। तो जब कोई डिक्री इज पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, द फर्स्ट अपील लाइज टू द डेजिग्नेटेड अपीलेट कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, तो हाई कोर्ट का अपील अपीलेट कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। उसको क्या कहते हैं? एपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब एक्सेप्शंस कब होते हैं? जब अपील इज एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ या एनी अदर लॉ। ठीक है, ऐसे जब जहां पे अपील में आप नहीं जा सकते हो। ऑल राइट, अब एसेंशियल्स क्या होते हैं अपीलेबल केस के? तो वेरी सिंपल, जो भी कोई केस अपीलेबल है तो वहां पे क्या होना चाहिए? पहले देयर मस्ट बी अ डिक्री और एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट। एपेलेंट मस्ट बी एन एग्रीव्ड पर्सन, उसको उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए उस ऑर्डर या डिक्री से। ठीक है, मतलब उसके थ्रू अफेक्टेड होना चाहिए। देयर मस्ट बी स्टैट्यूटरी फोरम प्रोवाइडेड फॉर अपील, नहीं तो कैसे करेगा? अपील डज नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन। वो सिंपली क्या करेगा भाई? अगेन कोर्ट, हायर कोर्ट विल रिव्यू, वापस सब सुनेंगे और रिवीजन करना होगा, कर देगी। फिर अब प्रोविजंस क्या क्या है इसके लिए, ओरिजिनल डिक्री के लिए? तो क्या है? अपील लाइज फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ध्यान से, अपील लाइज फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड। जो कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है वहाँ अपील हो सकता है, उसके डिक्री का, हर डिक्री का अपील हो सकता है। अपील इज मेंटेनेबल अगेंस्ट एन एक्स पार्टे डिक्री, यानी अपील इज मेंटेनेबल। एक्स पार्टे मतलब क्या? दूसरा साइड आ ही नहीं रहा है, समन भेजा, वारंट इशू किया, जो भी है, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा, लेकिन ऐसे में भी अपील इज मेंटेनेबल। ठीक है, लेकिन नो अपील लाइज अगेंस्ट अ कंसेंट डिक्री, ये ध्यान रखना। इन स्मॉल कॉजेस सूट वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10,000 अपील लाइज ओनली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब ऐसे स्मॉल कॉजेस सूट्स में जहाँ पे वैल्यू 10,000 के ऊपर नहीं है, वहाँ अपील कब कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है,
तभी अपील में जा सकते हो, ठीक है, इतना सही है। अब रेलेवेंट प्रोविजंस उसके 97 to 99 ए में है, ठीक है, 107 to 108 में है। इसमें क्या है, 97 to 99 में इफेक्ट ऑफ नॉन अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री रिमांड इरेगुलरिटीज नॉन अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन, नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन, ठीक है। पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब एक चीज़ है, अपील में जा कौन सकता है। जैसे हमने बोला एग्रीव पार्टी तो जा ही सकती है, और जो अगर ऐसी कोई पार्टी है जो डिसीज्ड है, मतलब मर चुकी है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। वही ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट इफ बाउंड बाय डिक्री एंड रिकॉर्डेड, तो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट जा सकते हैं। ऑक्शन परचेसर्स जा सकते हैं, जो ऑक्शन परचेसर है दैट कैन गो इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। मतलब कब, जब एग्जाम्पल, जब भाई सेल इज सेट असाइड ऑन ग्राउंड्स, मतलब जैसे फ्रॉड और के ग्राउंड पे सेल को सेट असाइड कर देते हैं, तब जा सकते हैं ऑक्शन परचेसर। कोई नॉन पार्टी विद अ लीव ऑफ अपीलेट कोर्ट इफ प्रीजुडिशियली अफेक्टेड है, तब जा सकती है। अपील कौन नहीं कर सकता, ये ध्यान देना। दोज पार्टीज हु हैव वेव्ड देयर राइट टू अपील, मैंने खुद नहीं वेव ऑफ कर दिया, ठीक है, मैं अपील में नहीं जाऊंगा। पर्सन हु एक्सेप्ट्स बेनिफिट ऑफ द डिक्री एंड ऑल्सो चैलेंज इट, मतलब डिग्री पास हुई, उसका बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी चीजें अपील में देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पार्टीज टू अ कंसेंटेड डिक्री, कंसेंट डिक्री एक्सेप्ट वेयर कंसेंट इज अनलॉफुल या काउंसिल लैक्ड अथॉरिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें आपके अपील में आ जाती हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हैं इन फर्स्ट अपील। देखो, अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री जो होता है वो चैलेंज हो सकता है मेरिट्स पे, लेकिन कुछ जगहों पे कंसेंट डिक्री जो होती है वहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। देयर कैन बी नो अपील इन पेटी केसेस, मतलब 10,000 के नीचे केसेस में अपील नहीं हो सकती। लेकिन कहाँ अपील हो सकती है, ऐसे केसेस में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, मतलब भाई अगर अपील हुई ही नहीं है, इफ नॉट अपील ऑब्जेक्शंस कैन नॉट बी रेज्ड लेटर अगेंस्ट फाइनल डिक्री, ठीक है। ये सब सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब वैल्यूएशन क्या है, फोरम ऑफ फर्स्ट अपील क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड जुरिस्डिक्शनल हायरार्की। मतलब अगर 2 लाख तक के मैटर है तो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अबव 2 लाख से तो सीधा हाई कोर्ट में, दैट इज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। फिर मेमोरेंडम ऑफ अपील है, दैट हैज टू बी साइंड बाय द अपीलेंट और द प्लीडर। उसके ग्राउंड्स कंसाइज होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए, ठीक है। ग्राउंड्स हमने पहली बात कर दी, किसके उसमें हो सकता है। अच्छा, कंडोनेशन ऑफ डीले इंपॉर्टेंट है। कंडोनेशन ऑफ डीले कब फाइल हो सकता है, देखो पहली बात तो जब इफ फाइल्ड बियॉन्ड लिमिट, द कंडोनेशन ऑफ डीले मतलब आपको अपील फाइल करने में डिले हो गया, सिंपल, प्रिस्क्राइब टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया। इट मे बी इफ फाइल्ड बियॉन्ड लिमिटेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट, कोर्ट मस्ट डिसाइड कंडोनेशन बिफोर हियरिंग मेरिट्स। अगर कोर्ट कंडोनेशन ऑफ डीले एक्सेप्ट करती है, हाँ एक्सेप्ट किया, फिर हाँ चलो मेरिट्स पे अब आ जाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई थिंक इसमें जो लिमिटेशन है ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिमिटेशन पीरियड फर्स्ट अपील्स के लिए। अगर हाई कोर्ट में आप अपील कर रहे हो तो 90 डेज में आपको करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिक्री और ऑर्डर, जब आपको मिला। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप अपील कर रहे हो तो 30 डेज में आपको करना पड़ेगा। डीले अगर हो जाता है, मतलब ये टाइम क्रॉस हो जाता है, हाई कोर्ट में 90 डेज से ज़्यादा टाइम आपको लग गया, 30 डेज से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लग गया, तो आपको कंडोनेशन ऑफ डीले फाइल करना पड़ेगा। उसमें सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है तो मतलब नहीं है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अपील्स, क्यों, क्योंकि भाई इट करेक्ट्स द एरर्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, इट एंश्योर्स फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन जस्टिस डिलीवरी, फिर इट प्रोटेक्ट्स द स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स एंड इट एनेबल्स डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट्स। देखो बहुत सिंपल आंसर है, पॉइंटर्स में लिखोगे तो आराम से ये आपका 6-7 पेज तो भर ही जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ऑन लिमिटेशन। मुझे अच्छे से मालूम है इस चीज़ में सबकी हालत ख़राब होती है। बार ऑन लिमिटेशन में बहुत सारे फिगर्स हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं, और इसी चीज़ के लिए अभी हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सर्टनली इसमें फिगर्स बहुत हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगेन आपके सर पे लोड आने देंगे नहीं, इसको सिंपल वे में अपन कंप्लीट करेंगे। तो बार ऑफ लिमिटेशन पहली बात है क्या, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये कोई टेक्निकल रूल ऑफ प्रोसीजर तो है नहीं, ठीक है।
साउंड लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कोई प्रिस्क्राइब्ड एक बार जब वंस द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स, कोर्ट एंटरटेन उसको नहीं करेगा। आपको जितना आपको टाइम दिया जाता है सूट अपील एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करने का, अगर वो टाइम निकल गया कोर्ट उसको अप्लाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। सर्टनली कंडोनेशन ऑफ डिले, लेकिन वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, अगर सफिशिएंट कॉजेशन है तो दिस अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर लिमिटेशन इज प्लीडेड बाय द ऑपोजिट पार्टी और नॉट। ये मैंडेटरी ड्यूटी है टू एग्जामिन लिमिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन का। पहले प्रिवेंशन ऑफ स्टेल क्लेम्स। ऑब्वियसली आपको टाइम दिया था, उसमें किया नहीं आपने, तो क्लेम स्टेल हो जाती है, मतलब बासी हो जाती है। स्टेल का मतलब बासी होता है, नहीं अब उसको एंटरटेन किया जाएगा। मतलब क्या, ओवर टाइम द एविडेंस में डिसअपियर, विटनेसेस में डाई एंड मेमोरीज में फेड। लिमिटेशन इंश्योर्स द डिस्प्यूटेड आर डिसाइडेड while facts are still reasonably fresh. Second, promotion of legal certainty, मतलब parties know that claim may be made within a fixed time. It brings stability and finality to the legal relationship. तो क्या है, promotion of legal certainty. Third, due diligence को encourage करता है। Efficiency of administration of justice, तो भाई आजकल तो सब चिल्ला ही रहे हैं वैसे भी, justice delayed is justice denied। तो prevention of stale claims, promotion of legal certainty, encouragement of diligence, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें इसमें है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात यहां पे अपन कर रहे हैं। अब कमेंसमेंट कब होता है, लिमिटेशन पीरियड कब चालू होता है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कब होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया उसी दिन से उसका लिमिटेशन पीरियड चालू। आपको स्पेसिफिक टाइम में क्या करना पड़ेगा, सूट को इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। टॉर्ट्स, फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी और व्हेन द राइट टू सू अक्रूज, आपको जिस दिन इंजरी हुई उसी दिन से टॉर्ट्स में, एग्जांपल नेग्लिजेंस अगर हुई उसकी वजह से डैमेज हो गया, उसी दिन से आपका क्या हो गया, लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, फटाक से करो। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी में कब होता है, व्हेन पोजेशन बिकम्स एडवर्स टू द ट्रू ओनर। तो प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए क्या है, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करने के लिए लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, तुरंत चालू करो। डिग्रीज ऑफ जजमेंट के लिए अपील होगी, तो जब अपील के लिए क्या होता है भाई, हमने करा था 30 डेज और 90 डेज, है ना, सिंपल है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, टॉर्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डैमेज, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम व्हेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टर्न्स एडवर्स टू द प्रॉपर्टी ओनर, टू द ओनर। एंड डिग्री ऑफ जजमेंट के लिए 30 फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपील में जाने के लिए, 90 फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें अपन ने पहले करी हुई थी। 60 डेज का भी प्रोविजन है ऐसे देखा जाए तो अंडर सर्टन केसेस। ठीक है, अब पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड्स क्या है, देखो 3 इयर्स किस केस के लिए, ठीक है, 3 साल का लिमिटेशन किस किस के लिए, सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, डिक्री, मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ लॉफुल ड्यूज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। क्या 3 साल का लिमिटेशन पीरियड किसके लिए, सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिक्लेरेशन, डिक्री, मूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ लॉफुल ड्यूज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। 12 साल के लिए किसके लिए, एक ही के लिए, सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है। 30 इयर्स का भी लिमिटेशन पीरियड है, किसके लिए, सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए 30 इयर्स है। 1 ईयर है फॉर सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, आज डैमेज हुआ है 1 साल के अंदर आपको सूट करना पड़ेगा। 30 to 90 डेज किसके लिए, अपील्स अंडर सीपीसी एंड जो आपके बीएनएस वगैरह है उसके लिए, एंड एप्लीकेशन। तो 30 to 90 डेज का किसके लिए होता है, एप्लीकेशन के लिए। तो 3 इयर्स, 12 इयर्स, 30 इयर्स एंड 1 ईयर एंड 30 to 90 डेज। ठीक है, ये मेन लिखना है। 3 इयर्स किसके लिए, सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिक्लेरेशन, डिक्री, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ लॉफुल ड्यूज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। 12 साल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, 30 इयर्स फॉर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, 1 ईयर फॉर टॉर्ट्स, 30 to 90 डेज फॉर अपील्स एंड एप्लीकेशंस। अब एक्सक्लूजन ऑफ लिमिटेशन, ये सब में आप चाहो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, देखो अगर के प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लेट से अगर एक्सपायर हो जाता है, अगर कोर्ट क्लोज्ड है, तो जो सूट अपील या एप्लीकेशन होगा वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप कर सकते हो। फिर इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ एक्टिस क्यूरे
नेमिनेम ग्रावेबिट, यानी कि एन एक्ट ऑफ कोर्ट शल प्रेजुडिस नो वन, ठीक है, मतलब भाई कोर्ट बनती तो हम क्या करें, हमारा तो टाइम पीरियड था, हम कल कर सकते थे लेकिन बंद थी। फिर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये कंडोनेशन ऑफ डिले आप सिर्फ अपील्स और एप्लीकेशंस में कर सकते हो, सूट्स में एप्लीकेबल ये नहीं हो जाता है, उसमें सफिशिएंट कॉस्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम शेल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग लिमिटेशन इन फॉलोइंग केसेस, कब, पीरियड ड्यूरिंग विच इंजंक्शन और स्टे ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, ऐसे में क्या हो जाएगा, जो लिमिटेशन है वो कंप्यूट हो जाएगा, एंड द टाइम शेल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन, ठीक है। तो टाइम, सेकेंड, टाइम शेल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड, टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, या मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन इज ट्रीटेड एज अ कॉज ऑफ लाइक नेचर, सिंपल है। फिर तो कंडोनेशन ऑफ डिले के हमारे सारे प्रोविजंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बार ऑफ लिमिटेशन इज़ अ वेरी सिंपल आंसर, इसमें खाली जो टाइम लाइन्स है वो याद रखना, किसके प्रोविजन के अंडर क्या हो सकता है वो याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स काइंड, वेरी सिंपल, इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बट 13 मार्क्स के लिए अगर ये आ जाता है तो आप इसको अपने ओन वे में जो है आप इलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है। सो ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स काइंड में पहले ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं किसको है, ऑब्वियसली भाई किसी भी कोर्ट की जो अथॉरिटी होती है टू डू व्हाट, हियर ट्राई एंड डिसाइड अ सूट, उसको उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो सीपीसी में क्या कहा गया है, उसका एक फाउंडेशन प्रोविजन है दैट द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट्स ऑफ व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले हमने ज्यूरिसडिक्शन क्या है वो करा, अब सिविल सूट का मतलब क्या होता है, वो जहां पे सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात होती है, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, टॉर्टियस लायबिलिटी वगैरह वगैरह, ये क्या आ जाता है, सिविल सूट। अब कंडीशंस क्या है फॉर एक्सरसाइजिंग सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, क्या है, पहली बात तो ऑब्वियसली जो सूट है उसका सिविल नेचर होना ज़रूरी है, जो कॉग्निजेंस होनी चाहिए कोर्ट की सूट की, इट शुड नॉट बी बार्ड बाय लॉ, मतलब जो ज्यूरिसडिक्शन है इट कैन बी बार्ड हाउ, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ठीक है। तो जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है वहाँ पे द मैटर मस्ट बी टेकन टू द फोरम प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट, भाई जहाँ जो रेलेवेंट है, जो उसको सुनने के लिए ट्राई करने के लिए वैलिड है, ऑथोराइज्ड, उसके पास जाओ। अब काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, वेरी सिंपल, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ज्योग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया, कोर्ट में एक्सरसाइजेस अथॉरिटी इन द रेलेवेंट ज्योग्राफिकल लिमिट्स, तो suit should be instituted in the court within whose jurisdiction the defendant resides or works for gain, पहला, ऐसे ही जगह suit should be instituted in such a court जिसका jurisdiction है कहाँ, जहाँ पे defendant काम करता है या रहता है। Second, suits relating to immovable property must be filed in the court within whose jurisdiction the property is situated, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है और जिस jurisdiction, जिस कोर्ट के jurisdiction में प्रॉपर्टी आती है वहाँ सूट फाइल करो, अगर उसके रिगार्डिंग है तो। Suits may be filed where cause of action arises wholly or in part, or any one of the when one of multiple defendants resides or work for gain, सिंपल है। पहला क्या, टेरिटोरियल। सेकंड, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब क्या है, इट इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी वैल्यू, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका क्यों ये पैसे के हिसाब से क्यों पाए, तो इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो क्यों करते हैं, देखो हाई कोर्ट जो है, हायर कोर्ट्स के पास ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, छोटे मोटे क्लेम है तो यार सबॉर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट ही उसको देख ले, और इसका ये भी एक प्रोविजन है कि एप्रोप्रिएट कोर्ट ही उसको देखे, ठीक है। सो सूट मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रेड एंड वैल्यूएशन, जनरली सूट्स अप टू 50,000 कहाँ जाते हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं वो हायर वैल्यू के क्लेम्स को देखते हैं, और हायर कोर्ट्स जो है उनका कोई पेक्यूनरी लिमिट नहीं होता, जो हाई कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क्या होता है, हायर वैल्यू क्लेम 50,000 से ज़्यादा का, और हाई कोर्ट का कोई पेक्यूनरी लिमिट नहीं होता है। थर्ड, एक तो ज्योग्राफी के बेस पे हो गया, एक पैसे के बेस पे पेक्यूनरी हो गया। थर्ड, ज्यूरिसडिक्शन हैज टू सब्जेक्ट मैटर, स्पेसिफिक कैटेगरी के केसेस स्पेसिफिक कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन क्या है, स्टैट्यूटरीली डिफाइंड है, और अगर उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है, सब्जेक्ट मैटर के लिए नहीं है, तो ऐसी कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट सच डिस्प्यूट्स। मतलब क्या,
फैमिली कोर्ट में तुम स्मॉल कॉजेस का मैटर लेके जा सकते हो क्या? नहीं लेके जा सकते हो। उस फैमिली कोर्ट में क्या आ जाएगा? मैट्रिमोनियल मैटर जाएंगे, सिंपल है। प्रोबेट कोर्ट में क्या आ जाएगा? विल्स एंड एस्टेट जाएंगे। स्मॉल कॉज कोर्ट में क्या आ जाता है? लिमिटेड सिविल डिस्प्यूट्स जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिमिटेड सिविल डिस्प्यूट जाएंगे। मतलब क्या? लिमिटेड सिविल डिस्प्यूट में क्या? पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरफीचर और रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ये सब चीज होती है। दीज सच केसेस यानी क्या? पार्टीशन ऑफ फोरक्लोजर कैन नॉट बी फाइल्ड इन स्मॉल कॉजेस कोर्ट एंड मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही। अब ओरिजिनल और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, चौथा टाइप, ओरिजिनल एंड अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? किसको है ये? जहां पे पहला फर्स्ट इंस्टेंस के लिए आया है, ओरिजिनली इसको सुनने का हमारे पास अथॉरिटी है ऐसे कोर्ट को। ऐसे एग्जामिनेशन में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, रिकॉर्डिंग एविडेंस एंड एडजुडिकेशन। एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास क्या राइट है? सिविल सूट सुनने का इनिशियली, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उनके पास। और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये आपका पांचवा। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, सॉरी चौथा ही था, जहां पे हायर कोर्ट क्या कर सकती है? लोअर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, और कोई भी एरर मिला तो उसको रिवाइज कर सकती है। अब अपेलेट जनरली किसके पास होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पांचवा, एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन मतलब ओनली वन स्पेसिफिक कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ट्राई अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस। एग्जांपल, भाई जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है, इट कैन एक्सक्लूसिवली ट्राइड बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी। ठीक है। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन द सेम सूट, प्लेंटिफ हैज चॉइस ऑफ फोरम। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। छठा, जनरल और स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या? कोर्ट्स विद अथॉरिटी टू हियर अ वाइड रेंज ऑफ केसेस। एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली ज्यूरिसडिक्शन को सुन सकती है। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं कर सकते हैं। स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन जैसे भाई हमने फैमिली कोर्ट बोला, कंज्यूमर फोरम बोला, ये सब स्पेशल कोर्ट होते हैं। ठीक है। और इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन होता है जहां पे डिस्क्रिशनरी रेमेडीज भी होती हैं। ये सब बेसिक चीजें। अब एक्सपाउंडिंग एंड एक्सपांडिंग ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। इसका क्या मतलब है? एक्सपाउंडिंग एंड एक्सपांडिंग ज्यूरिसडिक्शन, where courts can interpret and clarify the scope and limit of jurisdiction that occurs during the statutory interpretation or applicable laws, as simple as this. और expanding jurisdiction क्या होता है? Improper extension of jurisdiction beyond statutory limits, simple, where the courts must not assume powers not conferred by law as it amounts to judicial overreach. Simple. ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा इसका आंसर है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो आखिरी सवाल है दैट इज टेम्पररी इंजंक्शंस क्या रहता है। पहली बात तो इंजंक्शन का मतलब क्या है? इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिंग अ पार्टी टू अ सूट ईदर टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब क्या इंजंक्शन मतलब क्या? सिंपल भाषा में, ठीक है, कोर्ट जब ऑर्डर करती है किसी पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए, उसको इंजंक्शन कहते हैं सिंपल भाषा में। इट इज ऑलवेज इशूड अगेंस्ट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग एंड नेवर अगेंस्ट द स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। सिंपल है, जो उस पर्टिकुलर मैटर में पार्टीज टू द मैटर उनको ही, कोई स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी को तो बोलेगी नहीं। तो इंजंक्शंस आर प्रिवेंटिव इन नेचर, और उनका मतलब क्या होता है, उनका एम क्या होता है? टू प्रिवेंट अ रॉन्गफुल एक्ट और कंटिन्यूएशन ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, इसको इंजंक्शन बोलते हैं। ये एक इक्विटेबल रेमेडी है। ठीक है, क्यों? ताकि इनजस्टिस को अवॉइड किया जाए, फेयरनेस आए और प्रॉपर रेमेडीज दी जा सके, वो इनसफिशिएंट नहीं हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस 4 टाइप मेन होते हैं। कौन से? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन जिनको इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन भी कहा जाता है, और चौथा परपेचुअल इंजंक्शन यानी परमानेंट। कौन से? प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी, इंटरलॉक्यूटरी यानी टेम्पररी, एंड परपेचुअल यानी परमानेंट। तो प्रोहिबिटरी क्या होता है? इट रिस्ट्रेन्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। तो उसका पर्पस क्या है भाई? किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के कमीशन को या कंटिन्यूएशन को रोकना। सिंपल सी बात है। मतलब क्या? अगर भाई कोई एक आपका नेबर है, वो एक वॉल क्रिएट कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है दूसरे की प्रॉपर्टी पे, तो उसको रोकना।
सिंपल हो गया। तो कब कर सकती है कोर्ट इसको प्रैक्टिस, कब एक्सरसाइज कर सकती है भाई? डिस्क्रिशनरी है, जब भी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऐसा हो, लाइकलीहुड है किसकी, इर्रिपेरेबल हार्म की, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी, किसी को प्रोहिबिट करना कुछ करने से। सेकेंड, मैंडेटरी इंजंक्शन, मतलब क्या, देखो प्रोहिबिशन में रोका, यहाँ पे मैंडेटरी, आपको एक स्पेसिफिक काम करना ही पड़ेगा। ये कई बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी आता है, स्पेसिफिक एक्ट आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, एग्जाम्पल लेट से कि भाई कोई पब्लिक या प्राइवेट रोड है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इलीगली ब्लॉक कर दी गई है, तो कोर्ट क्या बोल सकती है, इसको हटा, और जो डैमेज किया है, जो अगर रोड तोड़ी, उसको वापस बनाओ। तो दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन को बहुत ग्रेट कॉशन से देना पड़ता है, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्शन के लिए बोलते हैं। तो कोर्ट को क्या कंसिडर करना पड़ता है, दो चीज, वेदर इर्रिपेरेबल इंजरी विल अकर इफ रिलीफ इज रिफ्यूज्ड, मतलब अगर रिलीफ हमने नहीं दिया तो इर्रिपेरेबल इंजरी होगी क्या। नंबर टू, वेदर डैमेजेस अलोन वुड बी इनएडिक्वेट रेमेडी, वेदर डैमेजेस अलोन वुड बी एन इनएडिक्वेट रेमेडी, ये रेमेडी, ये दो चीज देखनी पड़ती है उनको। चौथा, टेम्पररी या इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन, ये क्या होता है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है, यूजुअली टू प्रिजर्व द स्टेटस क्वो अंटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट इज गिवन। तो अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है, देखो अगर कोई एक पार्टी है वो थ्रेटन करती है कि भाई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हम बेच देंगे, तो कोर्ट क्या कर सकती है, टेम्पररी इंजंक्शन दे सकती है। वो बोलेगी ठीक है, जब तक डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हो रहा, जब तक डिस्प्यूट पे जजमेंट नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई ये प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं। उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी या इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन, ठीक है। फिर आता है परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन, मतलब क्या, फाइनल डिक्री। परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है बाय, is granted by a decree at the final hearing, ओके। तो परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दिया किसी को कुछ करने के लिए, या परमानेंटली कंपेल कर दिया किसी को कुछ करने के लिए, ठीक है। अब इसके ग्राउंड क्या होते हैं, वेयर देयर इज एन एक्चुअल और थ्रेटेंड ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, मॉनिटरी कंपनसेशन इज इनएडिक्वेट और अनअसर्टेनेबल, मतलब अनअसर्टेनेबल है, मॉनिटरी डैमेज से कुछ नहीं होगा, कंपनसेशन से कुछ नहीं होगा, और चाहिए, it is necessary to prevent multiplicity of proceedings, and number 4, the defendant is a trustee of a property of a, simple example देता हूँ, बहुत इंग्लिश हो गई, simple example, see, where persistent attempts to trespass upon a land may result in a perpetual injunction restraining future entry, बार बार ट्रेसपास करना अटेम्प्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से आपको एक क्या मिला, परपेचुअल इंजंक्शन मिल गया, जिससे आप ये नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है जब आपको टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है। इंटरलॉक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन देते हैं, ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन है। क्या, इंटरलॉक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन, जहाँ पे कंपेल होती, वेयर इट इज कंपेलिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, करना ही है, कब तक, जब तक सूट चल रहा है, करना ही पड़ेगा। एग्जांपल, इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई इलीगली डिस्कनेक्टेड ऑफ बाय डिफेंडेंट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देता है, सच इंजंक्शंस आर ग्रांटेड व्हेन वेयर द प्लेंटिफ्स राइट इज क्लियर, अर्जेंसी एग्जिस्ट करती है, वहां पे अर्जेंटली करना पड़ेगा, जैसे वाटर सप्लाई अर्जेंट है, करो। सीरियस इंजस्टिस वुड अकर इफ रिलीफ इज डिलेड, ठीक है, ये सब चीजें जहाँ पे होती हैं। अगर किसी भी इंजंक्शन का डिसओबे किया तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी वायलेटर की, सिविल इम्प्रिजनमेंट हो जाता 3 महीने तक, और सेल ऑफ अटैच प्रॉपर्टी हो जाएगी अगर कंटिन्यूस ब्रीच है तो। अच्छा, कब इंजंक्शन नहीं देंगे, तो इंजंक्शन इज नॉट गिवन वेयर एप्लीकेंट हैज नॉट अप्रोच टू द कोर्ट विथ क्लियर हैंड्स और विथ क्लीन हैंड्स, एडिक्वेट ऑल्टरनेट रेमेडी, एग्जाम्पल डैमेजेस इज अवेलेबल, तब नहीं मिलेगा, बट डैमेज है ना, वेल ऑल्टरनेट रेमेडी है ना, तो लेना, एंड द इंजरी इज कंपनसेबल बाय मनी, तो जब कंपनसेबल है तब नहीं मिलेगी आपको। एप्लीकेंट जब आया वो क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है तो नहीं मिलेगी इंजरी, सिंपल। जहां पे डीले या लैचेस हैं तब नहीं मिलेगा, सिंपल है। एंड ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज ग्रेटर हार्डशिप टू द डिफेंडेंट, इंजंक्शन देने से अगर डिफेंडेंट को ज्यादा हार्डशिप होती है तब इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। इतना ही है ये आंसर, ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करना, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ टेम्पररी इंजंक्शन इन टोटलिटी। अब देखो, ये तो थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर सीपीसी के क्वेश्चंस, जिसमें शॉर्ट नोट्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगर आप वापस ऐसे समझेंगे ठीक से तो आपको समझ आएगा कितना कुछ कवर
हो जाता है। 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में नीचे हम डाल देंगे। एंड एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स रेफर करने हैं तो हमने 2 सेट ऑफ नोट्स सीपीसी के लिए बनाए हैं। नंबर 1 आर दी एक्सट्रीमली डिटेल्ड नोट्स जो लगभग कुछ 50 पेजेस के हैं, जिसमें सारे 13 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं सारे एज एन इम्पॉर्टेंट मेजर वाले हमारे हिसाब से, ठीक है। एंड नंबर 2 पॉइंटर्स में हमने आंसर्स बनाए हैं, तो इनमें से जो भी नोट्स आपको चाहिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, या कमर्शियन की वेबसाइट पे हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, कमर्शियन की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, वहाँ से भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। और नहीं समझ आ रहा है, वापस पूरी वीडियो देखो, समझ लो, पढ़ लो, मेहरबानी करके पढ़ो, और ये लेक्चर उन लोगों को भेजो जिनके फेल होने के असर ज़्यादा है। अब चलो दफ़ा हो यहाँ से और जाके पढ़ाई करो, टाइम कम है। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशंस।